बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज काम पे आते हुए मैं एक बात सोच रही थी कि वक्त की पाबंदी कितनी ज़रूरी है। और सोच इसलिए रही थी क्योंकि आपसे क्या झूठ बोलना, आज घर से निकलने में थोड़ी सी देर हो गई। आज का दिन ज़रा लंबा है, हेक्टिक है। मैंने आज आप लोगों का प्रोग्राम करना है, उसके बाद मेरी एक रिकॉर्डिंग भी है, उसके बाद फिर मैंने किसी की ट्रीटमेंट चल रही है कैंसर की हमारे जानने वालों में, तो उनको उनकी कीमो के लिए लेके जाना है। तो आज बड़ा लॉन्ग डे था। तो बेसिकली वो जो कहते हैं ना कि सारी चीज़ों की तैयारी करके निकलना था, तो थोड़ा सा लेट हो गई। और लेट भी लिटरली वो जो कहते हैं ना कि 10 मिनट की देरी हुई। लेकिन वो 10 मिनट की देरी इतनी भारी पड़ी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आते हुए जब कंटोनमेंट के थ्रू गुजर रहे थे तो वहाँ पे ज़रा सा ट्रैफिक का रश था। तो मेरी तो जान ही निकल गई। और ऑब्वियसली मैं भी पैनिक में गई, तो मेरे साथ मेरे मेकअप आर्टिस्ट गुरम भी पैनिक में गए, मेरे ड्राइवर भी पैनिक में गए। और ऑब्वियसली गाड़ी तो बंदा रूल्स के हिसाब से ही चलाता है, लेकिन जैसे जैसे लेट होता जा रहा था हम उतना ही पैनिक में जा रहे थे। अब लेट होने की वजह से पैनिक में क्यों जा रहे थे? क्योंकि ऑब्वियसली व्यूअर्स, लाइव शो है, ऑन एयर जाना है, आप सबके सामने आना है। और जब आप सबके सामने मैंने अपने आप को प्रेजेंट करना है 10 AM, अगर मैं स्टूडियो में टाइमली नहीं पहुंचती तो ऑब्वियसली पूरी टीम पैनिक में चली जाती है। एक बंदे के टाइम पे ना आने की वजह से पूरी की पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाती है, एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनलिज्म आपका इफेक्ट होता है। तो मैं ये सोच रही थी कि यार वक्त की पाबंदी कितनी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी हम कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। वक्त की पाबंदी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप मुझ जैसे बंदे से पूछें कि कामयाबी का राज क्या है, तो उसमें टाइम की पाबंदी का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। अब मज़े की बात है कि एक बंदा जिसका मीडिया से ताल्लुक है, बड़ी आयरॉनिक सी बात है कि एक मीडिया वाला बंदा कह रहा है कि जी वक्त की पाबंदी, जबकि मीडिया वाले तो फेमस होते हैं, उनके बारे में ये एक रिनाउंड बात होती है कि वो टाइम पे नहीं आते। लेकिन उसमें भी एक वो जो कहते हैं ना पंजाबी में साइंस है, साइंस नहीं साइंस है, उसमें साइंस ये है कि अगर मीडिया की पर्सनैलिटी का किसी जगह पे अराइवल का टाइम है 7 बजे, तो यूजुअली जो आवाम होती है उनको यही इंडिकेटर दिया जाता है कि जी 6 बजे के बाद फ़लाँ सेलिब्रिटी जो हैं वो आ जाएंगे। और शायद ये बात पूरी दुनिया में, पता नहीं, हॉलीवुड से शुरू हुई, फिर बॉलीवुड में भी गई और इधर भी आई, और पूरी दुनिया में ये बात है कि भाई आर्टिस्ट का जो टाइम है वो कभी भी ऑब्वियसली टाइम पे नहीं आता। और ये बड़ी एक क्लासी चीज़ कंसिडर की जाती है कि आप घंटा लेट आए या 1.5 घंटा लेट आए। मुझे खैर ये बातें बहुत मायूब लगती हैं, क्योंकि एक लाइव शो होस्ट करना, उसके अलावा दूसरा जो मैं एक बहुत मेजर काम करती हूँ वो है कॉर्पोरेट शोज़ की होस्टिंग। कोई ब्रांड है, उनका कोई बड़ा कॉर्पोरेट शो हो रहा है, या किसी के रिटेलर्स का इवेंट है, कोई भी जो बड़े इवेंट्स होते हैं, फिर 14 अगस्त, 23 मार्च, 6, 7, 8 सितंबर, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं नेशनल एंड कॉर्पोरेट दोनों में होस्ट करती हूँ। इलेक्ट्रोबस की भी जब लॉन्चेस हुई मैं मरियम की, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मैंने भी वो होस्ट किए जाके। तो इन चीज़ों में भी टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका इवेंट 7 बजे शुरू होना है तो आपका उस इवेंट पे मौके पे, अगर तो कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उस किस्म की वजह से चीज़ें बंद नहीं होंगी, तो फिर घंटा पहले पहुंचना है आपने। और अगर इस किस्म के मामलात है तो एंकर क्या है? एंकर का मतलब क्या होता है? शिप का एंकर क्या करता है? उसको एक जगह पे होल्ड करता है, उसकी सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। वो एंकर जो है वो उसको एक जगह, तो एक एंकर का या MC का, मास्टर ऑफ सेरेमनीज या होस्ट का क्या काम है? पूरे इवेंट को, पूरी चीज़ को साथ लेके चलना। इवन तिलावत कुरान पाक, नेशनल एंथम, कौमी तराना, उसकी भी अनाउंसमेंट होस्ट नहीं करनी होती है, चाहे वो ऑन स्टेज करे, बैक स्टेज करे। सो मेरा पॉइंट ये है कि मेरा तो काम ही ऐसा है, ये भी वो भी, टाइम की पाबंदी इज़ इसेंशियल। अब मैं आ जाती हूँ अपने दूसरे काम की तरफ, विच इज़ एक्टिंग। और मेरा बड़ा रीज़न एक्टिंग से 100% नहीं बट 90% जो मैंने किनारा कशी कर ली, हर साल मैं कोई एक प्रोजेक्ट या कुछ करती हूँ, वो भी अगर मुझे बहुत पसंद आए या जी चाह रहा हो, पैसे के लिए तो मैं अब एक्टिंग करती नहीं। क्योंकि एक्टिंग की फील्ड में मुझे ये महसूस होता है कि प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी सी कमी है आर्टिस्ट के पॉइंट से। प्रोडक्शन हाउस आपको टाइम देता है 10 बजे सुबह पहुंचने का, हमने जी कैमरा रोल कर देना 11 बजे, 10 बजे आपको हम पिक करवा लेंगे, आप पहुंच जाएंगे 10-15 तक।
और फिर उसके बाद आपके बाल छाल मेकअप 11 बजे रोल कर देंगे। 11 बजे रोल करने का मतलब है हम लोग बस अब कैमरा ऑन होगा और शूट शुरू हो जाएगी, यानी कि मेकअप शेकअप। 10 बजे का कॉल टाइम, इसको कॉल टाइम बुलाते हैं जिस वक्त आपको पिक किया जाता है, 10 बजे का आपका कॉल टाइम होगा। कोई बंदा प्रोडक्शन हाउस की भेजी हुई गाड़ी, अगर अपनी गाड़ी में भी आना है तो 11:30 बजे से पहले बैठेगा भी नहीं, लेट पहुंचेंगे, वहाँ पे फनकारियाँ करेंगे, फिर अपना काम शुरू करेंगे। ज़्यादातर मैंने ये देखा है, हमारे सीनियर आर्टिस्ट जो हैं माशाल्लाह वो इस तरह के काम नहीं करते, बट मैंने बहुत ज़्यादा ये होते हुए देखा, और स्पेशली मैं अपनी ही पेयर्स जो मेरे साथ ख़वातीन काम करी थी उनके साथ देखती थी, तो मैं बहुत तंग होती थी कि भाई मुझे 10 बजे का टाइम दिया, मैं 9:45 बजे की बाहर अपनी गाड़ी में बैठी वेट कर रही हूँ कि भाई आएंगे तो मैं अंदर जाऊँगी। मैं बैठ के दूसरे आर्टिस्ट का 2-2, 3-3, मुझे याद है एक दफ़ा एक आर्टिस्ट का, हमारी उस वक्त बहुत फेमस फीमेल एक्ट्रेस थी, अब तो उनका काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, इवन दो काम वो करना चाहती हैं, बट इन्हीं चीज़ों की वजह से उनका भी काम ख़राब हुआ। एक दिन सेट पे मुझे वो दिन ही नहीं भूलता, सुबह से लेकर रात तक हम एक आर्टिस्ट के आने का इंतज़ार करते रहे। उनको गाड़ी लेने के लिए गई, उनको कॉल करते रहे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। रात को कोई 11 बजे जब सब ने फैसला किया कि भाई अब तो शूट भी नहीं हो सकती और सारा दिन गुजर गया, 6 बजे का सुबह कॉल टाइम, 11 बज गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 15-16 घंटे हमने गुजार लिए हैं इस तरह से, तो पता चला कि वो फीमेल आर्टिस्ट एक दिन पहले अपना टिकट चेंज करवा के वापस कराची चली गई और हम सख्ते में थे। तो व्यूअर्स, जब इंसान वक्त की पाबंदी नहीं करता ना, तो फिर वो बहुत सी मार्जिन्स लेनी शुरू कर देता है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोफेशनलिज्म में कि आप वक्त की पाबंदी करें। अगर ऑफिस टाइम 9 बजे है तो आप ऑफिस 9 बजने में 10 मिनट पे अपनी पार्किंग लॉट में जहाँ पे ऑफिस की पहुँच जाएं, ताकि आप ऑफिस टाइम पे या टाइम से 5-10 मिनट पहले पहुँचें। फिर मेरी अम्मी का भी एक हमेशा से एक बड़ा सिंपल ये होता था, जब ऑब्वियसली मैं लड़की, मेरी बहन भी लड़की, मेरे भाई भी, हम तीनों के ना एक टाइम होता था कि भाई इतने बजे से लेट आपने नहीं आना, अगर आप बाहर भी गए, जब हम बड़े भी हुए तो अगर हम उस टाइम पे या उस टाइम से 5-10 मिनट या आधा घंटा लेट पहुंचते थे, एक तो सज़ा भी मिलती थी, डांट भी पिटती थी, और साथ में हमेशा ये बात कही जाती थी कि भाई अगर 10 बजे कहा है कि 10 बजे घर पहुंचना है तो 9:45 बजे गाड़ी लग चुकी हो पार्किंग लॉट में, मुझे आवाज़ आ जाए गाड़ी की। ऑन टाइम का मतलब, अगर आप ऑन टाइम पहुंचते हैं, 10 बजे के टाइम पे 10 बजे पहुंचते हैं, तो आप ऑन टाइम नहीं है, मेरी नज़र में आप लेट है। 10 मिनट पहले आप पहुंचेंगे या 2-3 मिनट पहले भी पहुंचेंगे तब आप ऑन टाइम है। ये मेरी अम्मी हमेशा एक बात कहती थी। फिर आगे ज़िंदगी में भी मैंने ये चीज़ें देखी, और जैसे कहते हैं कि सिगरेट नशों की जड़ होती है, लाइक जो लोग जब यंग बच्चे और वगैरह सिगरेट वगैरह पीना शुरू कर देते तो वो एक दरवाज़ा है जिसे खोल के फिर लोग आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। उसी तरह अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखें तो वक्त की पाबंदी वो पॉजिटिव काम है, वो एक ऐसी चाबी है कि अगर आप ये करना शुरू कर दें तो फिर आप अपनी कामयाबी का दरवाज़ा खोल के एंटर हो सकते हैं। फिर और भी चीज़ें हैं जो आती हैं प्रोफेशनलिज्म में। बच्चों का अगर स्कूल है, अब आप ये देखिए कि कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे स्कूल में जिनका सबको पता होता है कि भाई इसके माँ बाप तो उसको लेट ही छोड़ते हैं, इसने तो लेट ही आना है। उन फिर फ़नी नाम पड़ जाते हैं, लेट लतीफ़ और इस किस्म की बातें। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि व्यूअर्स, वक्त 24 घंटे ही हैं दिन में, ना 25 घंटे होंगे ना 23 घंटे होंगे 24 घंटे ही। अब उन 24 घंटों को आपने मैनेज करना है। ये ऑब्वियसली इंसान की फितरत का हिस्सा है कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आपको 12 चाहिए, आपके पास 12 हैं तो आपको 15 चाहिए, यानी कि अगर 24 घंटे हैं तो फिर आपको, हम हमेशा ये कहते हैं कि यार दिन में 24 घंटे जो हैं वो कम पड़ते हैं, लेकिन फिर ऐसे लोग भी हैं जो दिन के 24 घंटों को वक्त की पाबंदी और वक्त के सही इस्तेमाल की वजह से बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, और उन 24 घंटों में वो एक्सरसाइज भी करेंगे, वो अपनी ज़ात को कुछ टाइम भी देंगे, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम गुजारेंगे, अपने जॉब ड्यूटी वॉटेवर जो भी प्रोफेशनल चीज़ है वो भी करेंगे। तो फिर उन लोगों में ऐसी कौन सी नुमाया या डिफरेंट चीज़ है जो उन लोगों में नहीं है जिनका दिन में टाइम नहीं पूरा होता? अगर आप अपने तरीके से अपने आप को तरीके से और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आगे लेके चलेंगे तो मैं ये मानने के लिए ही नहीं तैयार कि आप अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएंगे। जो इंसान वक्त की पाबंदी करता है व्यूअर्स, वो बहुत से मेजर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज से बच जाता है। लेकिन वक्त की पाबंदी सीखें कैसे?
तो मैं तो यही कहूँगी कि वक्त की पाबंदी तो ज़िंदगी और हमारे घर वाले और लाइफ ही हमें सिखा देती है जब हम छोटे होते हैं। वक्त की पाबंदी एक्चुअली वो वाहिद चीज़ है जो सिखानी नहीं आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बच्चे देख के सीखते हैं। अब एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि भाई मेरे पैर पाँव की सुइयों के हिसाब से चलते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे अब्बू की भी यही हैबिट थी। मेरे पेरेंट्स डिवोर्स थे तो इसलिए साथ नहीं रहते थे, बट मामा के साथ जब प्रोग्राम होता था तो वो कहती थी 7 बजे हमने घर से निकलना है, तो हमें पता होता था कि 7:30 पौने 8 हो जाएंगे। लेकिन अगर डैडा के साथ कहीं जाना होता था उनके घर में और वो कहते थे कि 7 बजे निकलना है, तो हम पौने 7 बजे सारे आके ना लाइन में सोफे में तीनों बच्चे आके बैठ जाते थे कि डैडा ने नाराज हो जाना है, क्योंकि वो पूरे 7 बजने पे 5 या 10 मिनट पे रेडी होते थे निकलने के लिए, और फिर वो नीचे सीढ़ियों पे खड़े होकर चीखे मारना शुरू हो जाते थे कि नीचे आ जाओ सारे। तो हमने ये रियलाइज़ कर लिया बहुत जल्दी लाइफ में कि भाई हमने टाइमली पहुंचना है, जिसकी वजह से हम तीनों में एक वक्त की पाबंदी का आंसर आ गया, और क्योंकि हम उनको भी देखते थे करते हुए। एंड देन लाइफ में मैंने तो यही देखा है कि आप दिन में एक चीज़ में लेट हो जाए ना, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। व्यूअर्स, खराब इस तरह से हो जाता है कि जैसे कि सुबह आपने दफ्तर जाना था, आप दफ्तर लेट पहुंचे, बॉस को गुस्सा चढ़ा, उसने आपको कहा कि 1 घंटा अब एक्स्ट्रा बैठोगे क्योंकि लेट आए हो। ठीक हो गया, उधर उसने अपना 1 घंटा कवर किया। अब ऑफिस से डायरेक्ट उन्होंने जाना था जिम, और जिम से घर जाना था। घर बताया हुआ था कि जी मैं 7 बजे पहुंचूंगा। अब एक बंदा जो है वो दफ्तर से ही 6 साढ़े 6 बजे फारिग हो रहा है, तो या तो वो जिम नहीं जाएगा या फिर वो जिम जाएगा और फिर घर लेट पहुंचेगा। अब घर लेट पहुंचेगा तो सब खाने का सिस्टम उल्टा होगा, फैमिली का टाइम खराब होगा। सो वो टाइमिंग जो है मैनेज करना सिर्फ ये नहीं होता कि हाय उस जगह लेट नहीं पहुंचना, आपने अपने दिन के स्केड्यूल को ख़राब नहीं करना। और उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर खुद टाइम पे नहीं होते वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन दूसरों का टाइम नहीं ख़राब करना चाहिए। अगले अपने वक्त की कदर नहीं है तो दूसरे के वक्त को ना ख़राब करें। होता ये है कि अक्सर लोग जो खुद वक्त की पाबंदी नहीं करते वो दूसरों को बहुत ख़राब करते हैं। अब जैसे कि मेरे साथ ये बड़ी दफ़ा होता है, मुझे किसी ने कहा कि जी मैडम आपसे मीटिंग करनी है, मैंने कहा अच्छा जी, मैं टीम के साथ पहुँच गई, क्योंकि मेरी टीम की भी यही आदत है। अब हम पहुंच के 45 मिनट हो गए हैं, जिन लोगों से मीटिंग करनी है वो पहुंचे ही नहीं, और वो डोलते चलते आ रहे हैं और फिर आगे से घूम के कह रहे हैं कि सॉरी असल में आपको पता है वो ये हो गया ट्रैफिक और ये और वो, और आपको पता है टाइम पे तो वैसे ही कोई नहीं आता। तो वी डिड 90% ऑफ द टाइम मुझे ऐसी बातें कही जाती हैं और मैं शक्ल देख रही होती हूँ कि भाई सॉरी कह दो। सॉरी नहीं कहना कि हम लेट हो गए, क्योंकि मानना नहीं है कि लेट होना गलती थी। उनको यही होता ना कि हम लेट आए, खैर है, अगला जो इंतज़ार कर रहा है वो खज्जल हो जाता है। तो ये भी मैंने ज़रूर बात करनी थी व्यूअर्स के, एक तो खुद भी वक्त की पाबंदी करें, और जब किसी और के साथ आपकी किसी चीज़ की कमिटमेंट हो तो उसको मत ख़राब करें, क्योंकि आपका स्केड्यूल तो ख़राब होगा, दूसरा भी आगे से ख़राब होगा। हमारे साथ एक दफ़ा मुझे याद है कि एक चैनल पे, प्राइवेट चैनल पे मैं काम करती थी, वहाँ पे हम लोगों ने एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग करनी थी। एक प्रोग्राम था जो अगले दिन शूट होना था। उस मीटिंग के लिए सबको बुलाया गया था शाम को, और वो प्रोग्राम अगले दिन, वो एक्चुअली सहरी की ट्रांसमिशन थी, और वो सुबह ऑब्वियसली सहरी पे स्टार्ट होती है। अब रात को सेट वगैरह चीज़ें तैयार ही एक सर्टन टाइम पे होनी थी, तो ये कहा गया कि भाई सब जो हैं वो 9 बजे पहुँच जाएँ, आधे घंटे की मीटिंग होगी और उसके बाद सब घर चले जाएं, क्योंकि फजर पे जाग के फिर फजर पे प्रोग्राम, बल्कि फजर से पहले सुबह के 2 बजे प्रोग्राम स्टार्ट करना है और फिर फजर पे क्लोज करना था सहरी का। आई नेवर फॉरगेट व्यूअर्स, मैं पहुंच गई, उस चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर पहुंच गए, और भी बहुत से जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग थे, लेकिन जो साथ हमारे मज़ीद और आर्टिस्ट थे मेरे अलावा जो उस काम का हिस्सा थे, कोई 10 बजे पहुंचा, कोई 10:15 पे पहुंचा, और सबका रूटीन और स्केड्यूल ख़राब हुई। और फिर वही हुआ कि जिस वक्त तक मीटिंग से फारिग हुए उसके 2 घंटे बाद हमने ऑन एयर जाना था। फिर सब अपने अपने घर गए, अपने सामान उठा के फिर वापस आ गए। सो व्यूअर्स, रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स टाइम और अपने काम टाइम की भी कदर करना, क्योंकि खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। व्यूअर्स, आइए किचन में शेफ़ आमना इलियास से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक, और मैं कहती हूँ कि लाइफ ही पूरी शायद इसके गिर्द घूमती है अगर हम समझें इस चीज़ को तो। और देखिए ना, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वर्किंग वुमन,
अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं करेंगी तो आप ना काम कर पाएंगी ना अपना घर देख पाएंगी। नहीं मैनेज, आप मैनेज ही नहीं कर सकते। असल मेन चीज़ ही यही है, जैसे जो आप अभी मेंशन कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप अपनी जैसे आपने दिन का आगाज़ किया, आप टाइमली, एक अब सुबह मैं उठी हूँ, वक्त से पहले आप उठ के आपने घर थोड़ा सा देखना है, बच्चों के लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह अरेंज किया, वेकेशंस हैं तो आपने उनको थोड़ा सा सेटल डाउन करके अपना सामान सारा चीज़ें केटर करके आप टाइम पे आके टाइम पे सब कुछ मैनेज करेंगे, तो वही बात है कि फिर आप खुद ही पैनिक नहीं करते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही लाइफ में कि टाइमली चीज़ों को मैनेज करें। तो ये मुझे लगता है सक्सेस की एक सबसे पहली सीढ़ी पे आपने कदम रख दिया। बिल्कुल। और जब आप टाइम की पाबंदी, मैं एक बात कहूँगी, और ऑनेस्टली अगर आप लोग कोई एक एडवाइस चाहते हैं, स्पेशली जो यंग पेरेंट्स हैं, दो चीज़ें अपनी लाइफ का, अपने बच्चों की लाइफ का हिस्सा बना लें। एक, कमरे से सुबह उठने के बाद बिस्तरा बनाए बगैर नहीं निकलना, अपना बेड बनाएं। और दूसरी बात, आपने वक्त की पाबंदी उनको सिखानी है। सिंपल सी बात सीख जाएंगे, काम को टाइमली मुकाना और टाइम की कदर करना। बाकी चीज़ें तो लाइफ में बच्चे सीख ही जाते हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट ना करने वाले लोग ना, जब उनको यंगर ईयर्स में आदत पड़ जाए तो आगे जाके उनके लिए बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हमीद वेन साहब की डेथ एनिवर्सरी है। हमीद वाइन साहब, आप एक बेहतरीन फिल्म और ड्रामा एक्टर थे। 10 मार्च 1930 को आप पैदा हुए। आपने अपने काम का आगाज़ ऑफ कोर्स बहुत से आर्टिस्ट की तरह रेडियो पाकिस्तान से ही किया। इसके बाद आपने स्टेज ड्रामे और थिएटर में भी काम किया, और बल्कि आपने रेडियो के ड्रामों में भी बहुत काम किया। आपने फ़िल्म मेहताब से डेब्यू किया, जिसको काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई उस वक्त। इसके साथ आपने पीटीवी के साथ भी बहुत काम किया और उनके बहुत से ड्रामों में भी काम किया, जिनमें धूप किनारे है, एहसास है, रोज़ी है, ऐसे फेमस ड्रामे शामिल है। आपकी फ़ेमस फ़िल्मों में मेरा क्या कसूर, माँ के आंसू, बदनाम और इंसानियत जैसी फ़िल्में शामिल है। आज हम याद कर रहे हैं हमीद साहब को। आपकी डेथ 4 जून 1997 को हुई। तो दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए। और ब्रेक के बाद किचन में मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में। हाय, आज तो आप एक्स्ट्रा प्यारी लग रही हैं। आंखें जो हैं आपकी मैच कर रही हैं, आपकी नहीं, बिल्कुल मेरा अक्स नहीं पड़ रहा आप पे, आपकी आंखें मैच कर रही हैं आपके लेस के साथ जी। लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। एंड आई एक्चुअली कुछ दिन पहले भी मैं शेयर कर रही थी कि आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज दैट पर्पल इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। मैं इतना यूज करती हूँ, रियलाइज भी नहीं करती। नहीं, लेकिन सूट करता है। मैं जब नेचुरली कोई चीज़ पिक करती हूँ ना, इसमें ख़वातीन अक्सर होता है कि क्योंकि बचपन से हमारी एक मेंटल ट्रेनिंग भी हुई है, गुलाबी चीज़ उठाती। मुझे पर्पल हमेशा ज़्यादा अपील करता है। मुझे लगता है कि पिंक, ऑब्वियसली कुछ पिंक एंड पर्पल, पिंक एंड ब्लू को मिक्स करते हो तो पर्पल बनता है। बिल्कुल। और समर्स में वैसे भी ज़रा थोड़े से कूल कलर्स इस तरह के बड़े आपको अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आपने गर्मी की बात की, तो गर्मी में जान सालन ज़रा हैवी हो जाता है जी, और दिल भी नहीं करता इतना ज़्यादा कुछ हैवी खाने का, पानी ज़्यादा। तो आज अगर हमारे व्यूअर्स लंच में कुछ लाइट सा बनाना चाहते हैं, लाइट से मुराद ये कि वो जो एक सालन रोटी वाली चीज़ होती है ना, व्यूअर्स उसको देख के ही एकदम से दिल भर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे नहीं खाते नहीं खाते। और आजकल छुट्टियाँ हैं, तो मतलब छुट्टियों में तो लोग कहते हैं कि बच्चों की बड़ी हेल्थ अच्छी हो जाती है। मैं आपको सच बताऊँ तो बच्चों की हेल्थ ख़राब हो जाती है, क्योंकि स्कूल में तो अब आपको जनरली इजाज़त ही नहीं है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ों की, बहुत से स्कूल्स में, तो वहाँ बचाव हो जाता है। अब जब घर पे होते हैं बच्चे और आपकी नॉर्मल मसरूफियात जो होती हैं लाइफ की चल ही रही होती है, हमें तो नहीं छुट्टियाँ मिलती 3-4 महीने की, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उनको अच्छा खिलाना, बिकॉज वो नॉनसेंस खाते हैं ऐसे ही। बिल्कुल, चिप्स, रूटीन आउट हो जाती है। दादू ने जो जूस का डब्बे मंगा दिए और साथ में भी चिप्स मंगा दिए, दादू जो हैं वो बिस्किट्स ले आए, तो वो फिर और वो इन्हीं चीज़ों की तरफ जाके फिर वो खाना, उनको कोशिश होती है कि बस स्किप कर दें किसी तरीके से भी, तो वो नहीं। इसलिए हम इस तरह की चीज़ों की तरफ जा रहे हैं कि हम लोग बना रहे हैं जिसमें हमारे पास वेजिटेबल्स, चिकन, सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी। चिकन फेटा पास्ता बना रहे हैं हम। तो इसके अंदर हम लोगों का ये, आपको पता है कि सब्जियों का एक अच्छा सा
सा इसमें हम अगर पोर्शन ऐड कर देंगे तो ये इस तरह से जब बच्चे खाते हैं उनको फील भी ऐसा नहीं होगा कि यार सब्जी हम खा रहे हैं पर्टिकुलरली। अच्छा, तो अब ये दो पैन्स इसलिए हैं हमारे पास कि एक में हम चिकन कर लेंगे पहले, बिल्कुल लाइट सी मैरिनेशन है, और दूसरी तरफ हम लोग जो आपको पता फीटा की एक सिंपल सी वेजिटेबल्स होती हैं उनको हमने थोड़ा सा टॉस कर लेना है और उनको फिर हम साइड पे करके लास्ट मिनट पे हम इनको मिक्स करके और सर्व कर देंगे। ठीक है, इसमें हम वेजिटेबल्स कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें गार्लिक थोड़ा सा डालूं? जी बिल्कुल, गार्लिक ऐड करेंगे। दोनों में डालेगा? जी जी, दोनों में थोड़ा सा। और मैरिनेशन कर लें? हाँ जी, मैं चिकन की जो है वो मैरिनेशन आपके सामने कर लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल सी मैरिनेशन है, कोई ज़्यादा इसमें यानी कि पहले से करके रखने की भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून आप इसमें सोया सॉस ऐड कर दें। और पास्ता पहले से बॉईल कर लें? जी, वो आपने करके जो भी शेप बच्चों को पसंद होती है, कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है। इसमें एक फीटा सीजनिंग मैंने आपके सामने मैं आपसे शेयर करूँगी जब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर करती हूँ। ये मैंने इसमें सिर्फ वो सीजनिंग ऐड की है, सॉल्ट है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर है, आप इसमें सोया सॉस ऐड कर लें और लेमन जूस डाल लें या विनेगर, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। ये हम इसमें करके थोड़ा सा जब गार्लिक सौटे हो जाएगा तो फिर उसमें हम चिकन को अच्छा सा सिर्फ हमने कुक करना है कि उसकी एक अपर लेयर जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए। 80% ऑलमोस्ट कुक हो जाएगा, फिर हम इसको भी रिमूव कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जो सॉस है अपनी वो रेडी कर लेंगे। इसमें हल्की सी सालसा वाली और रेड सॉस जो एक होती है पास्ता, उस तरह की सॉस हम रेडी करें। तो मैं आपसे इंग्रेडिएंट शेयर कर देती हूँ पहले। इसके लिए हम लोगों को चाहिए चिकन हमने लिया 250 ग्राम्स, आप जूलियन कट कर लें, आप क्यूब्स कट कर लें, आपकी चॉइस है। लेमन जूस लिया है हमने 1 से 2 खाने का चम्मच। सॉल्ट हमने लिया है आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च भी आधा चाय का चम्मच। अच्छा, जो फीटा सीजनिंग हमने बनानी है उसके लिए आप पेपरिका पाउडर ले लेंगे आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर है आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच है, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच है, लहसुन पाउडर है आधा खाने का चम्मच और नमक है। इसको मिक्स करके आप जार में रख के फ्रिज में तकरीबन 1-1.5 महीने तक सेव कर सकते हैं। पास्ता के लिए हम लोगों को चाहिए होगा ऑयल लिया है हमने 2 टीस्पून, पास्ता का 1 पैकेट है जो भी आपको चाहिए होगा। शिमला मिर्च ली है 1 अदद, जूलियन कट कर लिया है, प्याज कट कर लिया है, लहसन हमने लिया है आधा खाने का चम्मच चॉप कर लिया है। फीटा सीजनिंग जो बनाई थी 1 चाय का चम्मच हमने वो ले ली है और इसके साथ तेल है 2 खाने के चम्मच। टमाटर हमने 2 से 3 अदद ले लिए हैं। टमाटो पेस्ट है हमारे पास, इसको हमने 1 कप ले लिया है। उसके साथ हमें केचप या चिली गार्लिक सॉस चाहिए होगी 1 कप और ऑरिगानो हम लेंगे। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, मोस्टली घर में हमारे पास अवेलेबल होती हैं ये। तो इनके साथ अब हम आपके सामने ये देखें चिकन को अब हम इसमें कर देंगे। एक और ले लेती हूँ, जो हमने गाजर थोड़ा पहले डाल दिए कि थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। अगेन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ना डालें, लेकिन क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जितनी वेजिटेबल्स हम ऐड कर सकते हैं एक अच्छे से जो है वो फ्लेवर के लिए वो हम इसमें ऐड कर लें और एक अच्छा वेजिटेबल्स का भी जो पोर्शन है वो भी मील में ऐड होगा। लेकिन वेजिटेबल में क्रंच बहुत ज़रूरी है। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ना दोनों में 1 ही चम्मच यूज़ कर लिया था। द रीज़न आई डिड दैट वाज बिकॉज मुझे पता था कि हमने वेजिटेबल्स को भी प्रॉपर कुक करना है, लेकिन अनकुक्ड वेजिटेबल्स में कभी भी आपने चम्मच जो है वो नहीं करना चाहिए। इसमें भी मैं थोड़ी सी मैं इसमें ऑयल और डालूंगी, मुझे लग रहा है ज़रा ज़्यादा चिपक रहा है जी। सीजनिंग आपने हर पार्ट में करनी है, ठीक है। जो भी आप वेजिटेबल्स कर रहे हैं या जो भी आप करें, मैंने फीटा सीजनिंग ऐड की है, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया है इसके अंदर और ये इसकी भी सीजनिंग, क्योंकि इसमें फिर एक साथ ही ज़रा सा फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा। थोड़ी सी जब कैरेट्स हमारी हो जाती हैं तो उसके अंदर नेक्स्ट क्या डालेगा? इसके अंदर अब हम ये इकट्ठी डाल देंगे, कैप्सिकम डालेंगे और साथ में हम प्याज भी डाल देंगे। ये देखें जूलियन कट किए हैं मैंने। थोड़ी सी उसमें ऑयल डाल दूँ? जी, थोड़ा सा ऑयल डाल दें कम में। सब्जी इस तरीके से हम सब्जियों को करके तो फिर उसको हम लोग साइड पे कर देंगे। चिकन को भी रेडी जब इस तरीके से हो जाएगा इसको भी हम साइड पे कर देंगे। उसके बाद फिर हमने इसमें जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट करने हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उससे फिर ये एक सालसा की इसकी कोटिंग जो है ना वो रेडी हो जाएगी हमारी जब हम इनको मिक्स करेंगे। पैन अगर हम चेंज कर लें ना तो ज़िंदगी ज़रा सी आसान हो जाएगी हमारी। ज़रा सा एक बड़े पैन में खरीदा। ये देखिए देखने में ही वो कलर्स जो है ना, जब सारी ये हमारी 2 से 3 वेजिटेबल्स मिक्स हो जाती हैं, इसमें आप डिफरेंट कलर की बेल पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपकी चॉइस है। तो इस स्टेज पे हम वेजिटेबल्स को नहीं अंदर इसमें नहीं, इसके अंदर अभी हम नहीं डाल रहे, क्योंकि हम ये इनको फिर वही है कि थोड़ी सी वो चिकन के जूसेस हैं तो वो ज़रा सॉफ्ट ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए ये हमारा एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जब आप इस तरह की चीज़ बनाएं तो आपकी वेजिटेबल्स उसका एक क्रंच होना चाहिए, उनकी एक फ्रेशनेस जो है वो बरकरार होनी चाहिए। चिकन कितनी देर हमने ये चिकन बस हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट करके इसको भी हम साइड पर कर लेंगे, क्योंकि देन फिर हमने इसको कुक करना है। बिल्कुल ठीक है। जब हमने अपनी बाकी सारी की सॉस बनानी है
बात ये है कि व्यूअर्स फहीता की मेन चीज़ उसकी सीजनिंग ही होती है, वरना तो आप वेजिटेबल्स तो किसी भी किस्म के बना लेते हैं। सो और इसमें वेजिटेबल्स को थोड़ा थोड़ा, जो हम अंग्रेजी कहते हैं ना उर्दू में, खड़ा खड़ा रहना। हाँ जी, बिल्कुल भूनना नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना कि जब आप कोई भी आप देखिएगा फहीता सीजनिंग में आप कुछ भी लेते हैं, पिज़्ज़ा लेते हैं या कोई भी अगर आप ऑर्डर करते हैं, खुद बनाते हैं, तो उसमें एक वेजिटेबल का जो पार्ट है ना वो एक अच्छा और जूसी होता है बहुत ज़्यादा। तो वो उसकी मेन रीज़न ये होती है कि उसकी सीजनिंग और एक उसका कुकिंग टाइम जो है वो एक टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा और कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये अब हम इसको एज इट इज़ रिमूव कर लेते हैं, पैन हम दूसरा ले लेंगे। वेजिटेबल्स, सब्जियों के बारे में आपकी राय इस वक्त क्या है? जी, ये भी बस अब हम इसको भी हटा देते हैं, जस्ट इसका फ्लेम भी थोड़ा सा कम कर दें। हाँ जी, फ्लेम बंद कर देंगे, इसी पे ये थोड़ा सा और हो जाएगा। वो गार्लिक हमने कर लिया ना फ्राई? ओके ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर अब हमने इस स्टेज पे ये मैंने ना टमाटोस का जो मैंने इनको पील कर लिया था, क्योंकि वो छिलके के साथ उस तरीके से इसमें अच्छे नहीं लगेंगे, तो हमने इसको पील करके इसमें डाला है। तो अब ये टमाटरों का क्या सीन है? थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी, इनको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर फिर हम चिकन ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हम सेपरेट इसलिए कर रहे हैं कि वो एक हमने टमाटरों में एक वो देसी वाला हमने इसको टच नहीं देना, उसमें हमने इसको कुक नहीं करना है, इसको सालसा की तरह हमने इसको रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना ये यानी कि क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कर लेते तो फिर एक वो कच्चे वाली जो है ना वो हमारी एक फील आती है। देखिएगा मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर लिया, चिकन पाउडर ऐड करी हूँ, क्योंकि एंड पे हम इसके अंदर टोमेटो सॉस भी डाल रहे हैं और थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस भी ऐड करेंगे। और आप ये फहीता का पास्ता भी बना सकते हैं। आप ये फहीता का चिकन और वेजिटेबल्स तैयार कर ली तो आप उसको वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये इसलिए आपको ये हम ना सेपरेटली सारी चीज़ें बता रहे हैं, ताकि फिर जब आप इनकी असेंबलिंग करें तो वो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है ना पैन, उसके अंदर फाइनली इसको जी ठीक है, उसके अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा हमने सॉफ्ट होने का वेट करना है टमाटरों का। ये देखें, क्योंकि आजकल अच्छे टमाटर आए हुए हैं तो बेहतर है कि आप जो है वो फ्रेश यूज़ कर लें। आप ये हमने आपको ऑप्शनल एक बता दिया कि साथ में आप अगर टमाटो पेस्ट ले लेते हैं, लेकिन फ्रेश टमाटोज अवेलेबल हैं तो आप उनको यूज़ करें। आप उनको सेपरेटली कुक करके और थोड़ी सी इनका जैसे पानी ड्राई करके आप इनको भी फ्रीज़ कर सकते हैं, टिन्स में रख सकते हैं, तो ये अच्छा काफ़ी टाइम निकल जाता है। क्योंकि हम फाइनल मिक्सिंग जो है ना वो फिर इसमें करेंगे। बेसिकली इसको हमने एक तरह से चंकी रखना है। हाँ जी, लेकिन थोड़ा सा उसकी थोड़ा सा सिर्फ ये कि जो ऊपर से जो इसका एक सॉफ्ट पार्ट होता है सिर्फ वो जो है ना, इसमें डाल दो चिकन। हाँ जी, इसमें चिकन ऐड कर देते हैं, क्योंकि गार्लिक एक्चुअली हमने चिकन के साथ ब्राउन करके इसमें ऑलरेडी डाल दिया था। बिल्कुल डाल दिया था, क्योंकि ब्राउन जब हो जाती है ना गार्लिक तो उसका फ्लेवर ज़रा बेहतर आता है। अब इसमें मैं इधर से पास्ता डाल के उसमें सॉस रेडी कर लूँ दूसरी तरफ, सारी जो हमारे पास सॉसेज हैं। फिर उसके बाद चिकन और ये जो टमाटर इसके अंदर हैं ये जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम वो भी इसमें ऐड कर दें। वंडरफुल। ऑयल मुझे दे दीजिएगा। क्या? ऑयल सारा इसमें डाल, ये हो गया। देखिए ऑयल हम कम कम डाल रहे हैं, बस हर चीज़ में से डाल रहे हैं ताकि कुछ चिपके ना, और जो हमें कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चाहिए हम वो मैनेज कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि जब पास्ता को आप डालने लगते हैं ना, याद रखें कि पास्ता अक्सर लोगों ने पहले से बॉईल करके थोड़ा रखा होता है, तो फिर इशू ये आता है कि वो चिपक जाता है सारा और ठंडा रह जाता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये वाला जो काम है ना, हाँ जी, जब आप इसको रिमूव करें पानी से, जब इसको आप थोड़ा सा ठंडा कर दें ताकि इसका कुकिंग खुले बर्तन में आपने डाला है जी, तो वो मिक्सिंग भी अच्छे तरीके से हो जाएगी और बिल्कुल जो पास्ता है वो जुड़ जाता है जिस तरह से आपको बताया, तो वो भी नहीं होगा। तो इसमें अब हमने थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया था, ये थोड़ी सी मैं अब इसमें चिली सॉस ऐड करी, बाकी अब इसके अंदर हम सीजनिंग ऐड कर लेंगे। बेसिक ज़्यादा जो काम है वो जो हमने सीजनिंग रेडी की हुई है वही है। उसके अलावा इसमें मैंने थोड़ा सा सिर्फ चिकन पाउडर और जो चिकन पाउडर एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कुछ उससे, क्योंकि ज़ाहिर है अब हम ये जिस तरीके से हमारी एक रेसिपी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड देन 1 टेबलस्पून ऑफ फहीता सीजनिंग जी, क्योंकि फहीता सीजनिंग के साथ जब आप क्योंकि हमने हर स्टेज पे ही ऐड किया, जैसे वेजिटेबल्स को भी हमने कुछ और डालने से पहले मैंने सबसे पहले जो है वो पास्ता को के अंदर उसको मिक्स किया। होता यह है कि जब आप एकदम से चीज़ें डालते हैं ना तो वो पास्ता में चंक्स रह जाते हैं फ्लेवर के, बिल्कुल, और वो अच्छे तरीके से सारी वेजिटेबल्स और सारा जो सीजनिंग है वो यकजान नहीं होती। ये देखिए अब मैं स्टेज पे वेजिटेबल्स भी ऐड कर देती हूँ।
इसको आप चाहें तो जैसे लेयर्स में भी सर्व कर सकते हैं, लेयर्स में भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है। और देखिए ना, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, हम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं और फिर उसके बाद डाल रहे हैं। सिर्फ एक इशू होता है रेस्टोरेंट के पास्ता में और घर में बने हुए पास्ता के, और वो ये है कि हम जो घर में पास्ता बनाते हैं ना, वो हम प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। मतलब घर में जो पास्ता बनाते वो हैं सब कुछ हम अपने हिसाब से एक साथ डाल दिया। जैसे अब हमने ये वेजिटेबल्स भी इसमें डाल देते, तो ये कभी भी इस तरीके से, ये देखिए डाल दो इसमें। हाँ जी, अब इसके अंदर आप ये डाल दें और फिर इसके बाद हम इसमें जो हमारी टोमेटो सॉस है और जो ये हमारे पास थोड़ा सा रेड सॉस है, मैंने कहा मैं आपको मौके पे ही दिखा दूं कि ये सारे काम कितनी जल्दी हो सकते हैं अगर आप इनको करना चाहिए। देखिए अब आपका बेसिकली तो आपका फहीता पास्ता तैयार हो अच्छा, गया। इस स्टेज पे मैं आपको बताऊं, आप इसको चाहें तो अगर आप इसको रेड सॉस नहीं कुछ लोगों को पसंद होता, तो यहाँ पे इस स्टेज पे आप इसमें क्रीम ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी वाइट सॉस आप रेडी कर लेंगे और उसके साथ आप इसमें क्रीम का पैकेट ऐड करके उसको मिक्स कर लें। तो ये आपको हमने 2 से 3 जो है वो वेरिएशंस बता दी हैं। एक बड़ा मजे का ऐसी डिश जो सब बच्चे एंजॉय करेंगे, और अगर आप इसको इस तरह से डिश में डाल के ऊपर से चीज ग्रेट करके भी डाल दें तो वो चीज़ी फहीता पास्ता बन जाएगा। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे फिजियोथेरेपी की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई ब्रेक से पहले मैंने ये तो आपको टीजर दे दिया कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्रिलियंट फिजियोथेरेपिस्ट से, लेकिन ये बताना भूल गई कि किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आपको बता देती हूँ व्यूअर्स, आज स्पेशली हमने जिन डॉक्टर साहिबा को प्रोग्राम पे बुलाया है, एक तो आपको पता है हम जब भी डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम पे बुलाते हैं हमेशा उनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करके सारी चीज़ें कि एक्चुअली मुस्तनद डॉक्टर हैं भी कि नहीं, क्योंकि आजकल आप को पता है व्यूअर्स, टेलीविज़न पे बहुत से ऐसे लोग आ रहे होते हैं जिनके पास डिग्रीज़ भी नहीं होती हैं और वो करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी कोशिश ये होती है कि किसी को भी आप तक प्रेजेंट करें, बीइंग द स्टेट चैनल, तो मुस्तनद डॉक्टर हो। एक बात बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि व्यूअर्स स्पेशली नॉट स्पेशली किसी भी मतलब मेडिकल प्रोफेशन के किसी भी साइड की बात करें, लेकिन फिजियोथेरेपी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर आप ज़रा से भी मिसमैनेजमेंट कर लेना इंजरी के बाद या किसी तकलीफ़ या किसी प्रॉब्लम के दौरान और आप गलत फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं। हमारे यहाँ अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट देसी लोग जो हैं, पहलवान या जो उनके पास ऐसे लोगों के पास जाते हैं और वो फिर चीज़ें वीज़ें करते हैं। पंजाब में बड़ा ये कॉन्सेप्ट है, तो वो टेक्निकली सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है व्यूअर्स। और होता ये है कि जो पहले वक्तों के होते थे उनको शायद पहले आता भी था फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब तो इतने बड़े बड़े नुकसान करके लोग पहुंचते हैं फिर फाइनली फिजियोथेरेपिस्ट पे और ऑर्थोपीडिक सर्जन्स के पास, और वो कहते हैं अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते, फिर सिर्फ मैनेजमेंट होती है, मसला नहीं हल होता। तो आज हम कुछ टॉपिक्स को टच करेंगे जो हमारे पाकिस्तान में बड़े कॉमन हैं। ख़वातीन का अक्सर बाजू फंस जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। मर्दों में भी होता है बट ख़वातीन में समहाउ ज़्यादा, मैंने क्योंकि आई गेस बीइंग अ वुमन ज़्यादा सुना है। फिर नी पेन, गोडे जिसको कहते हैं पंजाबी में। देन रीढ़ की हड्डी, लोअर बैक की पेन, आपको पता है मेरा भी एक बहुत मेजर इशू है उससे रिलेटेड। और फिर शुगर के पेशेंट्स को भी अक्सर कहा जाता है कि फिजियोथेरेपी कराएं, लेकिन वो नहीं कराते बिकॉज वो कहते हैं हमारे को गिट्टा गोडा तो नहीं टूटा हुआ। लेकिन उसमें भी क्यों ज़रूरी है, आज हमें एक ब्रिलियंट फिजियोथेरेपिस्ट, सर्टिफाइड फिटनेस प्लानर एंड कपिंग थेरेपिस्ट, ये अपनी सारी चीज़ों को कंबाइन करती हैं अपनी थेरेपीज़ में भी। 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डॉक्टर मरियम राना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। एक पब्लिक सर्विस मैसेज बड़ा ज़रूरी होता है जी। क्योंकि आपको पता है कि अब फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं प्रॉपर मेडिकली ट्रेंड होके आगे आते हैं। एक वक्त था जब फिजियोथेरेपी के कोर्सेज करके भी लोग अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट बुला लेते थे, लेकिन देखें आपको भी पता है डॉक्टर मरियम, 2-4 छोटे 3 डे कोर्स, 2 वीक कोर्स करके आप किसी का मेजर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व कर सकते। राइट के रॉन्ग? ऐसे ही सबसे पहले तो मुस्तनद फिजियोथेरेपिस्ट के पास या ऑस्टियोपैथ या ये जो इससे रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं जाना क्यों आपकी नज़र में क्यों ज़रूरी है? देखें, फिजियोथेरेपिस्ट का काम ना लोग तब लेके आते हैं जब दर्द बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाए, डॉक्टर कहते हैं अब सर्जरी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तब लोगों को याद आता है कि अब हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक दफ़ा जाके देख लेना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना कहाँ चाहिए? जब आपको लगे कि आपकी पेन स्टार्ट हो गई है, मसल्स आपके जो बॉडी आपको इंडिकेशन देने लग गया है, स्वेलिंग है, रेडनेस है,
मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, आपको उसी टाइम एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करना चाहिए। अब इस तरफ मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। बीपीटी जो पहले 2 साल का फिजियो होता था, फिर 3 पे शिफ्ट हुआ, अब 5 साल का है, आगे मास्टर्स है। आप अपना बैकग्राउंड चेक डॉक्टर का करें, उसके रिव्यूज़ देखिए और उसके बाद लाजमी और ये भी नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप आज आप बन गए तो बस ख़त्म हो गई है बात, अपने आप को अप टू डेट भी रखना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा 8 साल हो गए मुझे ग्रेजुएट हुए, लेकिन अभी तक पढ़ रही हैं। मीनवाइल मैं डिफरेंट कोर्सेज ट्राई करती हूँ। कपिंग थेरेपी होगी, ड्राई नीडलिंग, ऑक्यूपेंचर, कायरो। इसमें हम एडवांस जितना जाते जाएंगे हमारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अच्छी होती है। फिर ये होता है कि पेशेंट ना आके सिर्फ ये कहता है कि डॉक्टर साहब आप मैजिक कर दें, मैंने यहाँ से चल के जाना है, और लिटरली फिर वही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो फिर यही होता है कि आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप जितना अच्छा स्किल पेशेंट के ऊपर अप्लाई करोगे, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहले मुझे फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताएं। जी, बिकॉज देखिए दूसरी चीज़ों में पढ़ने से बजाय जो लोगों के काम की चीज़ है उसकी बात करते हैं। फ्रोजन शोल्डर चीज़ क्या है, होती क्यों है, और मुझे ये बता दें कि फिजियोथेरेपी, ये जब लोग कहते हैं ना आप फिजियो कराएं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो की जा सकती हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए? अच्छा देखिए, फिजियो पहले उसको मुकम्मल करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे टूवर्ड्स नी पेन। श्योर। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर होता है कंधे का जाम हो जाना, जैसे आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जैसे कुछ ठीक है? जैसे बोतल फंस नहीं जाती, ढक्कन नहीं खुल रहा, हर चीज ट्राई कर ली, जैम हो गई। जी, ये लॉक एंड की के मॉडल पे काम करता है। जैसे लॉक है, चाबी अंदर जाके फंस जाए और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, आप अपने एंगल कंप्लीट नहीं कर पाते, तब हम कहते हैं कंधा जाम हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया। भाई मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये भी नहीं कर पाते, उनका इतना फंस जाता है कि वो ये भी नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप अपने हाथ, अगर कंधे पे हाथ रखे व्यूअर्स, जरा सा अपने हाथ को हिलाएं, इवन जब आप जरा सा हिलाएंगे तो आप जानते नहीं है, ये रोटेटर कफ होता है ना। हाँ, ये रोटेटर कफ मसल्स हैं। हाँ जी। और ये शोल्डर जॉइंट है। ये शोल्डर जॉइंट है। बिल्कुल। तो आपने यहाँ जाने के लिए तो पूरा हिलना है। बिल्कुल। यानी कि वो इसके अंदर जॉइंट में ऐसे करके, अगर ये इस तरह है तो वो पूरा ऐसे जाना है। हाँ जी। तो अगर वो जाम है तो वो किस तरह जाएगा ऊपर, ना वो सामने जाएगा ना वो, तो जो फंस गया उसका बाजू है लेकिन किसी काम का नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। राइट। वही बात है, बॉल एंड सॉकेट जैसे कह लो। वाई ये होता क्यों है? अच्छा भला चलता हुआ बाजू देखें, इंजन सीज हो गया। ये बहुत सारी कॉजेज आ सकती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर के मरीजों में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। 90% के फ्रोजन शोल्डर होता है उनको। जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है या जिनका सडन वेट लॉस होता है, फ्रोजन शोल्डर के लिए वो वेरी प्रोन होते हैं कि उनका फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। या फिर कोई इंजरी हुई है, झटका लगा दीवार में और उसके बाद वो पता नहीं चला, पेन रहा, पेन सिर्फ साइडों पे रहा मसल्स में, और आहिस्ता आहिस्ता उसने जाके आपके जॉइंट को लॉक कर दिया। तो जान फिर इसी के अंदर हम डायबिटिक पेशेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं ना, क्योंकि 90% डायबिटिक पेशेंट्स को भी ये फ्रोजन शोल्डर का होता है, और फिर उसी में डायबिटीज़ को भी इंक्लूड कर लेते हैं। डायबिटिक लोगों के लिए फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कॉमन हो गया कि आजकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट आपसे जब मिलता है तो वो कहता है कि जी आप हफ्ते में एक दफ़ा फिजियोथेरेपी ज़रूर करा लिया करें। इसके पीछे क्या साइंस है कि जो लोग रिकमेंडेशन के बाद भी नहीं जाते, उनको समझ आए कि प्रॉब्लम फिर क्या होती है? देखिए, डायबिटीज़ क्या है कि वो शुगर रश है, शुगर स्पाइक है। हमने उस स्पाइक को कंट्रोल करना है, बॉडी को हमने इस तरह का अडेप्टेबल करना है कि वो आजकल शुगर रश हो रहा है वो कंट्रोल रहे। और वो कैसे रहता है? फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो करते भी हैं कि ऐसे कैसे मेडिसिन का रोल है ये वो, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज के थ्रू आपकी शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है और आपको हेल्प करता है कि आप अपनी जो है शुगर स्पाइक को कंट्रोल करो और फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू आप डायबिटीज़ को रिवर्स करो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आप स्वेटिंग और पेल्पिटेशंस पे ध्यान दें। देखिए ना, अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू होता है, ज़्यादातर ये इन सिंक हो जाती है चीज़। तो मुझे इसलिए नहीं समझ आती कि देखें हर जो डायबिटीज़ में मुब्तला है, जिसको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है, ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना कि डॉक्टर साहब ऑलरेडी इतने पैसे और इतना ख़र्चा हो रहा होता है इन चीज़ों पे। इवन अगर गवर्नमेंट सेक्टर से फ्री इलाज भी आपका हो रहा है तो जान आने जाने का तो खर्चा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई मीन अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे मैम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, जिन्होंने ऐसे सिस्टम्स बनाए कि अब फ्री ट्रांसपोर्ट भी ये वो। बट क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स और जो बीमार लोग होते हैं वो व्हीलचेयर में भी हों तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो घर पे क्या कर सकते हैं अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो तो? क्योंकि देखिए फ्रोजन शोल्डर में फिजियोथेरेपिस्ट पे जाना है, खुद पंगे नहीं करने। बिल्कुल ऐसे। और फिजियोथेरेपिस्ट की ही जिस्म की एक्सरसाइजेस जो आपको कराना सिखाएंगे, फिर वो आपने प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब पे देख के पंगे नहीं करने। बिल्कुल। सो आज आते हैं हम फ्रोजन शोल्डर और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या एक्सरसाइजेस हैं।
देखिए, अगर फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जाम आपका इस स्टेज पे है कि एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत उसको मूवमेंट दे रहे हैं, तो स्टार्ट आपने क्या करना है, घर पे आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल करें, गर्माइश दें वक्फे वक्फे और मैम अगर आपने जब भी खड़े होकर कोई चीज़ बतानी होगी तो वो आप यहाँ पे भी खड़े होकर बता सकती हैं और यहाँ पे भी इफ यू वांट, ठीक है ना। तो अगर इफ यू नीड द चेयर ऑल्सो तो वो आप देख लीजिएगा अपने आप को। ठीक है। अच्छा देखिए, हीटिंग पैड से स्टार्ट किया, सराउंडिंग मसल्स जब स्टिफनेस जाएगी तो वो हेल्प करेगा आपके मूवमेंट को खुलने में। अच्छा मैम, अगेन मैं साथ साथ एज अ पेशेंट आपसे बात करूंगी जी मैम, मैं हीटिंग पैड नहीं अफोर्ड करती। कोई मसला नहीं है, आप नीम गर्म पानी लें, उसमें तौलिया तो होगा घर पे, उसको डिप करें, निचोड़े और उससे गर्माइश दें। और कुछ नहीं कर सकते, कपड़े के ऊपर इस्त्री फेरें और उससे गर्माइश जिस तरह आंखों पे अक्सर लोग लगाया करते थे जब स्टाई निकलती थी टकोर, तो टकोर करनी है। बिल्कुल ओके। मकसद यही है कि वो खिंचाव जाए, पट्ठों का खिंचाव अच्छा जाए। जान, अक्सर ये वाली बात कही जाती है कि ठंडा लगाएं, गरम ना लगाएं, तो डिफरेंस है, ये भी आपने अच्छा सवाल पूछा है। आइसिंग तब करनी होती है जब आपको कहीं पर रेडनेस है या स्वेलिंग है। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम बर्फ की टकोर कहते हैं। यानी कि जो शुरू में चीज लगती है, जब वक्त गुजर जाता है तो फिर आपको उसको गरमाइश देनी होती है। ऐसे ही है, फिर जब वो वो जो कहते हैं ना, stiffness जब और pain- आपका जो चोट होती है वो जब ठंडी हो जाती है तो फिर आपने उसको बर्फ से, होता है ना कि वो जब चोट जरा गर्म होती है, नई नई लगी हुई होती है, आपको तो जो देसी टर्म्स होते हाँ जी, हैं हाँ तो जी। लोग बर्फ लगाते हाँ हैं। जी। बट 2 या 3 दिन के बाद अगर वो इन्फ्लेमेशन और चीजें सेटल हो गई तो अब आपने हीट की तरफ जाना। हाँ जी, अगर स्टिफनेस और पेन है तो फिर आप हीट की तरफ जाए। ठीक है, समझ आ ठीक है। गई। अच्छा, अब आपने टकोर दे ली, आपको लगा है कि हल्का हल्का पट्टा खुल गया है, अब मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो जैसे आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकती हैं, आप बैठे में आराम से स्टेबल, और आपने जैसे बच्चा अपना कंधा ऊपर उठाता है, ये इसको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो योगा में भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे। दिस इज श्रगिंग। ये आप अपने शोल्डर को ऊपर नीचे मूवमेंट दे रहे हैं, अपने एंगल को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, जिम ट्रेनर्स आपको डंबल्स पकड़ा के करा लेंगे, हाँ जी। वेट के साथ, वेट के साथ। बट अल्टीमेटली वही है ना। अब तो एक्सरसाइज सारी जिम में भी जिस्म खोलने वाली एक्सरसाइजेज हो गई हैं। वो जमाना चला गया कि इतने बड़े बड़े वेट्स उठाएं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अपनी बॉडी को इतना मजबूत बनाएं कि आपकी बॉडी डंबल के वेट की हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा श्रगिंग कर लिए जी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये रोटेशंस। ये को किस तरह कोई हिलाएगा अब देखो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है, किस तरह कोई अब मैं ये आपको कहने लगी हूँ, हाँ, आप मैं नहीं कर सकती, मेरा तो डॉक्टर साहब आप कंधा ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ। कोई मसला नहीं। आप लेटे सीधा, आप अपने बाजू को होल्ड दें। एक तो ठीक है ना, एक से तो वेट उठाया जा रहा है। अब आपको देखो बैक पे बेड की सपोर्ट आ गई है, चेयर की सपोर्ट आ गई है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, तो आपने एक जो ठीक बाजू है उसके वजन से इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लेके जाना है, जितना होता है चीखे निकले होता बगैर। है। बिल्कुल ऐसे ही। यूट्यूब पे देख के हर एक्सरसाइज फॉलो नहीं करनी होती, वन साइज फिट ऑल नहीं होता, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। मैंने एक खातून का, गोरी थी बट मतलब जबान कुछ और, आई थिंक रशियन व्हाटएवर, वो बता रही थी दैट इफ यू हैव अ फ्रोजन शोल्डर, आप डंबल लें, और अगर आपके पास डंबल नहीं है यू कैन टेक अ बॉटल ऑफ वाटर आल्सो एंड डू दिस। मुझे बताएं, जिसका बाजू फ्रोजन है वो ये कैसे करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही उससे है। तो ये नहीं किया जा रहा। इसीलिए मैं आपको बाहर स्टेज पे कह रही हूँ कि अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा के लिए सबसे पहले ना, किसी भी एक्सरसाइज को फॉलो करने से पहले पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपिस्ट का पहला प्रोटोकॉल होता है आपकी पेन को मैनेज करना, जिसमें हम मोडेलिटीज यूज करते हैं। अगर आप क्लिनिक पे विजिट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, घर पे आप हीटिंग पैड इस्तेमाल करो, फिर आप बेसिक श्रगिंग से और आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की रोटेशन से इसको स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप सीधा लेट के ये वाली एक्सरसाइज करो, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते, इसको रोटेशंस दो। ये बैठे बैठे तो होता है। देखिए यहाँ नीचे नीचे तो कर सकते हैं ना। हाँ, बैठे बैठे करें आप, आराम ये से ऐसे- यूं ऐसे बैठे भी बस, ऐसे। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दें। करना क्या है जी, आपने ये बॉल को घुमाना है, घुमाना है ताकि वो खुल जाए और इवेंचुअली वो लॉक खुल जाए। बेसिक। अच्छा, ये तो फ्रोजन। अब डायबिटिक ही पेशेंट्स और क्या क्या एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि मैम अंगूठा कट जाता है, पैर भी कट जाते हैं लोगों के। हमने देखे, हमारी इतनी फेमस सुपरस्टार ज़िले उमा साहिबा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मैडम नूर जहान की साहबजादी, खुद भी एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन हर ओन राइट, उनके साथ यही हुआ, डायबिटीज़ हुई। चीनी की बहुत शौकीन थी, मिठाई की बहुत शौकीन थी, शी वाज अ वंडरफुल पर्सन। बट वही वाली बात है, पहले उनका टो कटा, टो के बाद उनका पाँव कटा, उसके बाद टांग कटी। और लोग तो कहते हैं कि ये चीज़ प्रिवेंट की जा सकती है। हाँ जी। कैसे? देखें आपने, मैंने फिर वही बात बताई है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपना शुगर स्पाइक कंट्रोल करें। मैं अब एक चेयर पे बैठी हूँ। मैंने एक बात नोटिस की, आपने बहुत माशाल्लाह प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, यू लुकिंग लवली, बट आपने नीचे स्नीकर्स पहने हुए हैं। हाँ जी। स्नीकर्स आपने, जॉगर्स क्यों पहने हुए हैं? ताकि मैं थकूँ नहीं।
मेरा काम है ज़्यादा ड्राइविंग का, ज़्यादा चलने फिरने का, पेशेंट्स को हैंडल करने का। मेरे शूज़ अगर कंफर्टेबल नहीं होंगे ना, मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगी। और आप कोई ना कोई इंजरी अपने आप को खवातीन रियलाइज़ नहीं करती हैं कि मैं इतनी लंबी लंबी हील में लड़कियों को काम करते हुए देखती हूँ। और जब मैं कहती हूँ कि यंगर ऑब्वियसली 20s में जो बच्चियाँ होती हैं, मैं कहती हूँ बेटे खुदा का वास्ता है नहीं 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 वो आउटफिट ख़राब हो जाएगा। वो फिर बाद में जाके मेरा हाल होता है कि ब्लॉक हील के अलावा आप कुछ पहन ही नहीं सकते। आई कांट। हाँ, आप वो कर्व, अच्छा कर्व पहनना पड़ेगा अब आपको। मेरी कोशिश होती है मैं कहीं रेडी होकर भी जा रही हूँ बंद जूते हूँ, क्योंकि मैं नहीं थकना अफोर्ड कर रही, बाद में आके पाऊँ कौन तो बता फिरे। तो बहुत बेहतर है पहले एहतियात करो, फ्लैट्स ना पहनो, हील्स ना पहनो। अच्छा, शुगर की बात, आपने बैठे हुए हैं, बिल्कुल आपने ये शुगर स्पाइक कंट्रोल के प्लांटर और डॉर्सीफ्लेक्शन एंकल पंप्स कोई भी कर सकता है। मैं जूते नहीं पहने। हाँ, कोई बात नहीं, जूते पहने हुए बहन कर बैठे बैठे कर ले। लोग जो ऑफिस में काम करते और हैं, बाय द वे जो लोग फ्लैट फुटेड हैं और जिनको बड़े बड़े शिन स्प्लिंट्स होते हैं, उनके लिए भी ये एटलीस्ट जो ये वाली मूवमेंट होती है ये बहुत अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा। अच्छा देखिए, इसके बेशुमार फ़ायदे से एक सिंपल एक्सरसाइज के, आप ऑफिस में बैठे हुए, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, बॉस उठने नहीं दे रहा है, आपने क्या करना है, बजाय इसके कि जब उठे तो घुटनों में वजन ना आए और टांगे बेजान हुई हों, बैठे बैठे ये एंकल पंप करते रहे। इससे खून का बहाव तेज होता है आपकी टांगों। लेकिन यार ये कितना अजीब कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ अभी भी एक कुर्सी पे बिठा के काम कराया जाता है, जबकि पूरी दुनिया में व्यूअर्स, आपको पता है लोग कैसे काम करते हैं। मेरी एक दोस्त है जो बाहर काम करती है, रॉक्सी, मैं आपको दिखा जाती हूँ। ये उसका डेस्क है काम का, उसकी चेयर है, ठीक है, साइड पे डेस्क के नीचे उसकी एक ट्रेडमिल ऐसी है जो फोल्ड होके नीचे चली जाती है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि जब 1 घंटा 1.5 घंटा काफ़ी ज़्यादा देर बैठी रही, उसको निकाला, उसको ऑन किया और वो चलते हुए अपना काम कर रही है। किसी से कॉल करनी है, कुछ ये करना है, वो साथ पे वॉक करिए। उससे मैं एकदम वीडियो कॉल पे बात की। मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? शी सेड आई एम इन द ऑफिस। मैंने कहा यू आर वर्किंग आउट एंड यू इन द जिम? मैंने कहा क्या कर रही हो? तो कहती है मैंने ये रखी हुई है, स्लाइड होने वाली है, मैं निकालती हूँ। मैं हर रोज अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं, क्योंकि वो इतनी टॉप पोजीशन पे है कि उसका चलने फिरने का काम ही नहीं है। वो तो डेस्क पे बैठ के मीटिंग्स ही करती है सारा दिन। ऐसे ही है। तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि हर 20 मिनट्स के बाद एक दफ़ा अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाए। लोग 8-8 घंटे जो हैं वो आपको पता है बैठे रहते हैं और सिर्फ वॉशरूम के लिए उठते हैं। तो ये हमने डायबिटीज़ के लिए, ये उनके लिए जो जिनके घुट्टों में दर्द रहता है, वो कहते हैं मुझे खड़े होकर नहीं कर सकते, तो खाना खाने से 1 मिनट पहले और खाना खाने के 1 मिनट बाद आपने सिंपल एंकल पंप्स करने हैं। ऑल्सो क्योंकि आपकी वेन्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ना व्यूअर्स डायबिटीज़ में, तो अगर आप अपनी यहाँ पे सर्कुलेशन नहीं रखेंगे, बेसिकली जब आपके खून की फरावानी रुक जाती है, फ्लो रुक जाती है पैर को, सबसे पहले अंगूठे को होता है, फिर बाकी होता है, और वो जब सुंगड़ गई ना व्यूअर्स एक दफ़ा, उनको खोलना बहुत मुश्किल काम है। वो आप देखो अगर डायबिटिक पे वेरिकोज वेन्स, स्पाइडर वेन्स बनी होती हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हुआ होता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ठीक है, इसके बाद ये अगर आप खड़े होके कर सकते हैं, ये खड़े होके। आई डू दिस एवरी डे 3 टाइम्स अ डे। हाँ, 3 सेट्स में आप करें, 10 रेपिटेशन स्टार्ट करें, नहीं ज़्यादा, और ये 5 से करें। ये वक्फे से ये दिया। आप ये देखिए व्यूअर्स, आप बाजुओं की भी एक्सरसाइज, आपको एक डॉक्टर जो है वो आपका इलाज क्या बता रही है, एक्सरसाइज, और हम हिलते नहीं हैं, हम हिलते नहीं हैं। कितने अफसोस की बात है। ये बस हमने सिंपल ये वाला स्पाइक कर लिया, ठीक है। अच्छा, और कुछ नहीं हो रहा, आप उतना स्क्वाट करें जितना आप आसानी से कर सकते हैं, घुटनों का ख्याल रखते हुए। कुछ पकड़ के भी कर सकते हैं, चेयर रख ले, चेयर की सपोर्ट ले ली, सपोर्ट से आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। मैम जो है वो नॉर्मल करेंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हाँ, ये ऐसे देखिए। अब मैं आपको बताऊँ व्यूअर्स, जब मेरी बैक का इशू हुआ है और ये कुछ डॉक्टर साहब आई वाज वेरी अनवेल, मेरी बैक में पेन मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट्स ने इतने लंबे लंबे एपिड्यूरल के सुए डाल के मेरी नर्व ब्लॉक की है कि मेरा हड्डी टूट गई थी बैक की को 2 साल पहले साइडों से। अब जब पहली दफ़ा मेरे ट्रेनर ने मुझे स्क्वाट कराने की कोशिश की, एज गॉड इज़ माई विटनेस, मैं यहाँ गई हूँ और मेरी चीखें निकल गई। मैंने कहा सलमान भाई मैं नहीं कर सकती, बिकॉज इज फिजियो एंड वो एक्सरसाइज भी करा है। अब मैं आराम से ये नीचे बैठ के ऊपर आ जाती हूँ, बट शुरू मैम ऐसे ही किया था। ये ऐसे आई एम टेलिंग यू व्यूअर्स, ये 1.5 महीने पहले की बात है, कि मैं आपसे कोई लंबी बात नहीं करी, मैंने 1.5 महीने पहले ही तो वापस एक्सरसाइज, वो 10 दिन मुश्किल थे। हाँ जी, एज इन मूवमेंट वाइज। देखिए, वर्किंग आउट विल ऑलवेज बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज आप अपने आप को पुश करते रहते हो, ज्यादा करते रहते हो, लेकिन
जो बंदा ये नहीं कर सकता था व्यूअर्स और चीख निकाल देता था, आज वो अगर ये कर रहा है, पूरा नीचे जाके बैठ रहा है, अभी भी क्लिकिंग की आवाज आती है मेरी नीज में, लेकिन वो इम्प्रूव हो जाएगी, राइट डॉक्टर साहब? बाय द टाइम हो जाएगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है उसको हेल्प आउट कर देती है। सो आप हाथ रख के, अब ये नहीं कि पकड़ लें उसको, आपने हाथ रखना है जस्ट ग्रिप दे लें, स्ट्रॉन्ग ग्रिप दे लें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप स्ट्रॉन्ग, वेट ज़्यादा है ना, पेरेंट्स कर रहे हैं, लेट्स सपोज डायबिटिक पेशेंट्स है, पेरेंट्स कर रहे हैं, उनको अपने घुटनों पे भी यकीन नहीं है और उनको लगता है मैं गिर जाऊंगा। उनके घुटनों को भी उनके ऊपर यकीन नहीं है ऐसे ही। उनको अपने घुटनों पे यकीन नहीं है, लेकिन उनके घुटने पे उनको यकीन नहीं करते। हाँ, आपने क्या करना है, ये हल्का सा नीचे बैठे और उसके बाद फौरी तौर पे ये शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है फौरी तौर पे। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खाना खाने से 1 मिनट पहले, खाना खाने के 1 मिनट बाद। मुश्किल लगती हैं लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आप उसको करते जाएंगे। और कुछ नहीं कर सकते, काफ किक करें। ये मैं खड़ी हूँ, मैं अपनी काफ को किक कर रही हूँ। खाना खाने से 1 मिनट पहले, खाना खाने के 1 मिनट बाद मैंने काफ किक्स कर ली। ये मेरे शुगर स्पाइक को कंट्रोल करेगा और मेरा जो है ना ब्लड रश नहीं होगा उस तरह से, मेरी इंसुलिन मेंटेन रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं मेरे ख्याल से नी पेन की तरफ। श्योर, क्योंकि ये तो कुछ हमने टिप्स दे दी, हमारा हो गया डायबिटीज हाँ वाली जी, चीज़। हाँ हाँ, बिकॉज नेक्स्ट टाइम डॉक्टर साहब जब मैं आपको बुलाऊंगी ना, तो मैं फिर एक टॉपिक को ही पकड़ूंगी। मैं सिर्फ व्यूअर्स को ये समझाना चाहती हूँ कि ये कोई इतने लोग होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, पता नहीं क्या मधोल देगा आपको। नहीं, बेचारे फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या करना, उन्हें तो अपने काम ही करना, मतलब ऑब्वियसली आपकी हड्डियां तो नहीं तोड़नी। देखिए फिजियो वहाँ पे आती है जहाँ पे आपने कहना है कि मैंने मेडिसिन नहीं यूज़ करनी, मैंने सर्जरी नहीं करनी, मुझे पेन नहीं चाहिए, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प आपका करेगा। नाम सुकून थेरेपिस्ट होना चाहिए। वो फिजियोथेरेपिस्ट पे ना लोग डर जाते हैं कि साढ़े नाल पता नहीं की होना है। अच्छा, अब मुझे बताइए नी पेन, ये भी बड़ी कॉमन चीज़ है। बैक तो खैर सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ों में, बुजुर्गों में गोडे का बड़ा मसला होता है। और स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं उनकी भी नीज में बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड खेलते थे स्क्वाश बहुत ज़्यादा, फिर उन्होंने येल में भी, प्रिंसटन में भी, व्हेन ही वाज स्टडीइंग, उधर भी वो उनके टीम्स का हिस्सा थे, स्क्वाश टीम्स का, तो वो खेला मैनी ईयर्स। फिर उसके बाद ही स्टॉप प्लेइंग स्क्वाश, अब गोल्फ और जिम जाते हैं। नीज उड़ गई हैं उनकी, उड़ी हुई हैं नीज। तो स्पोर्ट्स तो लोग इसलिए खेलते हैं कि सेहतमंद हो, तो ये क्या मामला है? एक्सेसिव यूज़, करी जाना और रेस्ट ना देना, एक्सेसिव। घर में अम्मियाँ क्या करती हैं, आटे गूंद रही हैं और रिस्ट में पेन। आप पूछो कि ऐसा क्या किया था कि आपकी रिस्ट में पेन स्टार्ट हुई? एक्सेसिव यूज़ किया है। चमचे हिला रही हैं, आटे गूंद रही हैं, भारी वजन उठा रही हैं। एक्सेसिव इस्तेमाल किसी भी चीज़ का उसको ज़ाया कर देता है। अच्छा, अब आपकी रिस्ट में पेन है, घुटनों में दर्द है, एंकल में दर्द है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक्यूट स्टेज में बता रही हूँ, स्पोर्ट, नी कैप। मैं समझी वो कहने लगी है टकोर, मैंने कहा वेरी नहीं नहीं टकोर नहीं, नी स्पोर्ट या नी कैप आपने पहन के रखना है। वो क्या करता है, ये देखिए मेरे रिस्ट में पेन रहा है, मैंने ये स्पोर्ट पहन ली, जो मर्जी करवा लो अब इससे, वो स्पोर्टेड है, उसे इंजरी नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है ना। वो एक कैप्स आपको सॉफ्ट कपड़े का, वूलन का होता है, डिफरेंट मटेरियल यूज़ होते हैं, उसने आपके नी को जाके ऐसे होल्ड कर लिया है। हम इसमें केटी टेपिंग भी करते हैं जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन घर पे करने के लिए क्या है, आपने स्पोर्ट पहन नहीं, वो एक क्रेप बैंडेज टाइप चीज भी, वो एक वो भी होती है स्ट्रेच वाली, जो आप स्टॉकिंग्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। हाँ जी, ताकि नहीं नीज के लिए भी होती है। हाँ जी, इस तरह की जो आप पुल अप करते हैं और वो सिर्फ आपकी नी को करता है, लेकिन उसके सामने कोई सपोर्ट नहीं होती। हाँ, नी कैप, नी स्पोर्ट, वो ठीक है। हाँ जी, 3 डिफरेंट चीज़ों में वो आ जाता है, 3 डिफरेंट नामों से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ का इशू है तो यू राइट सपोर्ट के साथ, आपके रिस्ट का जैसे इशू है या फिंगर, तो वो आपने सपोर्ट कर दिया। फिर अच्छा, अब आपने कर दिया क्यूट स्टेज में, अब घर पे करने के लिए एक्सरसाइजेस। ये बैठे हुए हैं, इनको दरमियान में रख लें और ये स्क्वीज़ करें, स्क्वीज़, बेसिक आइसोमेट्रिक। क्या कर रहा है, ये आपकी पटेला की मूवमेंट करा रहा है, ये जॉइंट की, ये बस स्क्वीज़ करना है आपने इसको। थोड़ा सा आगे होके बैठेंगी आप ऐसे। अब ये देखें ना व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप अब एक्सरसाइज कैसे करते हैं। पोजीशनिंग। हाँ, मैं अगर ये झुकी हुई हूँ और मैं यहाँ बैठ के अगर ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं थका रही हूँ सिर्फ खुद को। नहीं, सही तो फिर भी हो रहा है, लेकिन बैक खराब कर रहे हो। हाँ, that curvature of the back will give you lower back problems। तो नी ठीक हो गया, बैक खराब हो गया। ऐसे ही है। तो राइट पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको स्क्वीज़ करना है, कुछ नहीं कर सकते। और कुशन ले लें, सॉफ्ट कुशन ले लिया, ये पकड़ा, स्क्वीज़ कर लिया। अच्छा, आई थिंक दैट ये टॉपिक्स बहुत वास्ट है और हमें इन्हें 1 by 1 एड्रेस करना चाहिए ओवर टाइम। सो मे बी इन अ वीक 10 days हम आपको फिर तकलीफ देंगे। अगर आपके पास वक्त हुआ तो डॉक्टर मरियम ज़रूर आइएगा। बेसिकली आज मैं व्यूअर्स को ये अंडरस्टैंड कराना चाह रही थी कि एक तो ये घर पे करना मुश्किल नहीं है। हाँ जी, दूसरी बात, एक दफ़ा फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं, वो आपको 1 महीने का बता देगा कि क्या क्या करना है।
और फिर आप उन चीज़ों को कर ले, लेकिन राइट पर्सन इज़ इम्पोर्टेंट। यस। सो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स, व्हाट इज़ द टेक होम? अच्छा, टेक होम यही होगा कि आप फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन के अंदर शामिल करें। जितना ज़्यादा आप फिज़िकली एक्टिव है, आप खुद फील करेंगे आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। अगर आप फिज़िकली पेन में हैं तो आप कोई भी काम इजीली नहीं कर सकते, इसलिए ब्रिस्क वॉक हो गई, सिटिंग एक्सरसाइजेज हो गई, किसी भी तरह की एक्सरसाइज अपनी रूटीन के अंदर लाजमी ऐड करें और किसी भी मसले को छोटा ना समझें। थैंक यू सो मच मेरी जान, मोर बॉदर यू अगेन नेक्स्ट टाइम। Thank हमारी बातें बहुत सी और मसले बहुत है लोगों के। बिल्कुल। और बात ये है कि व्यूअर, सच्ची बात है, इंसान जब गिट्टे गोडों से रह जाता है ना, तो फिर बड़ी बेसिक चीज़ें खाना आप सोचें किसी खातून का राइट शोल्डर जो है अब वो फ्रोज़न शोल्डर है, खाना कैसे खाएगी? और स्पेशली हमारे पेरेंट्स वगैरह जो बुज़ुर्ग हैं वो नहीं खाएंगे लेफ़्ट हैंड से, इवन यंग लोग अक्सर के रिफ्यूज़ करते थे। तो आप एक बाजू से ही फारिग हो गए, अब आप क्या करें? ऐसे कौन खाना खाता है? वो भी नहीं आप कर सकते क्योंकि फिर भी यहाँ पे होता है। सो अपनी जिस्म का ख्याल रखें और मसला होने से पहले रिजॉल्व करें, या हो तो फ़ौरन उसकी रेजोल्यूशन की तरफ जाएं मुस्तनिद डॉक्टर के पास। आइए जल्दी से किचन में देखते हैं जी क्या सिचुएशन है शेफ आमना। जी, जो चिकन फहीदा पास्ता हमने बनाया था बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच आमना, हम आपको भी थैंक यू कह देंगे अब, क्योंकि अब ब्रेक के बाद हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात करनी है। और वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जिस ब्रिलियंट पर्सनालिटी के बारे में, जिस शदीद इंसान दोस्त और शदीद पेट्रियाटिक पर्सनालिटी से मैं आपकी अब मुलाकात, पेट्रियाटिक मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि जिनसे मैं अभी आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ ये अपनी एक डिग्री करने के अलावा पाकिस्तान में रही नहीं है। इनकी पैदाइश भी पाकिस्तान से बाहर हुई, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ऑब्वियसली इनके पेरेंट्स ने और इन्होंने भी अपने रूट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। पेट्रियाटिक अब मैं इसलिए कह रही हूँ कि इवन दो पाकिस्तान में ना ये पैदा हुई, ना ही पाकिस्तान में उस तरह से ये रहीं, लेकिन जब पाकिस्तान ने इनको आवाज़ दी, अब किसने दी वो तो हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन जब पाकिस्तान से इनको आवाज़ आई कि आए और कुछ कंट्रीब्यूट करें और इस स्केल पे कंट्रीब्यूट करें, तो इन्होंने ना नहीं की। तो सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगी कि एक लड़की जो इतने माशाल्लाह इज़ डूइंग सो वेल, इंटरनेशनली इतना नाम कमाया, जो स्पेशल नीड्स कंसल्टेंट भी हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो पाकिस्तान आके एक इदारा सेटअप करना, उसके सिस्टम्स को इन प्लेस करना मर्दों के लिए मुश्किल है, तो औरतों के लिए तो वैसे ही बड़े हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं। तो इन्होंने ये जॉब क्यों टेक ऑन की और फिर जिस अंदाज में इन्होंने इसको प्रेजेंट किया, आई कांट टेल यू व्यूअर्स, मैं कल इन एक डिटेल में डॉक्यूमेंट्री देख रही थी और मेरे जहन में कोई 15 ऐसे बच्चे आए जो हमारे मतलब जो शायद ज़रा से फाइनेंशियली अफोर्ड करते हैं, लेकिन उनके पास जगह ही नहीं है। कहाँ लेके जाएं वो अपने बच्चों को जो ऑटिस्टिक हैं, न्यूरो डाइवर्जेंट हैं, या जिनको GDD है, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है, किधर लेके जाएं? उनके पास तो कोई जगह ही नहीं है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर आसमा नाहीद, दैट ब्रिलियंट पर्सन जिन्होंने मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म की ओपनिंग कराई ऑन February 12, 2026, रात दिन दोपहर शाम एक करके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया, ये म्यूचुअल है ये फ्रेंडशिप। दूसरी बात, पाकिस्तान का इस स्टेज में अपनी ज़िंदगी के मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो स्ट्रगल पीरियड होता है ना, आप ना सिर्फ इस्टेब्लिश्ड हैं बट अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। जी। अमेरिका, कनाडा, नो सॉरी, पाकिस्तान, UAE एंड अमेरिका, जी, इन तीनों एरियाज़ में आपने ठीक है थोड़ा बहुत अमेरिका पाकिस्तान में भी किया, बट आपने कभी पाकिस्तान को उस तरह से प्रेफरेंस नहीं पे नहीं रखा। बिल्कुल, जी जी। ये सब मामला क्या है, हुआ कैसे? ये हुआ कैसे, बस आप ये समझिए कि ऑटिज़म में मेरा काम जो है 2003 से मैं काम कर रही हूँ जी। और मैंने बहुत, जब भी पाकिस्तान आती जाती रहती हूँ, पाकिस्तान आना हुआ तो मुझे हमेशा बहुत लगा कि ऑटिज़म में, स्पेशल नीड्स में हम बहुत किसी और प्लेनेट पे रहते हैं और बाहर की दुनिया कहीं और चली गई है।
जब मरीम नवाज साहिबा की पहली स्पीच सुनी थी ना, उसमें ऑटिज़म का जिक्र था, और मुझे बाकी स्पीच नहीं पता, बिल्कुल नहीं याद मुझे, क्योंकि आपको अपने काम की चीज़ें हमेशा पसंद बिल्कुल आती सही है। कह आपको, रही। मेरे तो दिल को वो एक जुमला लगा जब मैंने वो स्पीच सुनी कि हम बनाने जा रहे हैं, तो फिर लिंक्डइन के थ्रू मैंने सानिया साहिबा को एक मैसेज किया। जी, मैंने आपका इंटरव्यू भी सुना जिसमें आपने कहा कि मैंने खुद मैसेज किया। मैंने मैंने कहा, लो मैसेज जी, किया, कौन मेरा मानता दिमाग है कि मैं कीता है। मैंने किया, मैंने ऑन करती हूँ, मैंने लिंक्डइन के थ्रू उनको मैसेज किया कि देखें आप ये करने लगे हैं, ज़िंदगी गुजार दी है मैंने इस चीज़ के अंदर, बाहर की दुनिया को सर्व करते तो फ़ायदा उठा लें। कुछ उठा लें, अगर आप चाहती हैं तो कुछ उठा लें। तो ये मैंने खुद इनिशिएट किया था उनके साथ बात करना, और फिर जाहिर है और भी लोगों ने apply एक किया। सेकेंड, जी, क्यों मुझे आपको ऐसा पाकिस्तान में क्या लगा कि आपको लगा कि मैं आके करूं यहाँ पे? तो देखिए, आई लव दिस कंट्री, मैं कनाडा छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, मैंने अपना PR कार्ड सारा कुछ, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मैंने दफनाया अपने ही मुल्क में जाना है। हाँ, बट देन आई वाज बोर्न हियर, आई ग्रू अप हियर, माय मम्स हियर, यू नो, लाइक ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो मैं तो आ गई, लेकिन आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि पाकिस्तान में ही आके मैं इस स्टेज में इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ? लोगों ने कोशिश तो की है ऑटिज्म पे काम करने की यहाँ पे थोड़ी बहुत? लोगों ने ऑटिज्म पे काम करने की कोशिश की है, लोगों ने ट्रेंड्स को फॉलो किया है, लोगों ने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया, जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ से वहाँ उसको इकट्ठा कर लिया। मैंने इसको यस क्यों किया और क्यों खुद इनिशिएट किया? क्योंकि मुझे लगता था इट्स टाइम, आई हैव इनफ इन माई हैंड, सो आई कैन शेयर विद अदर्स। एंड अपने लोगों से शेयर करने से ज़्यादा और क्या आपके लिए कोई प्रिविलेज या आपके लिए ऑनर की बात हो सकती? इट वाज नॉट इन ईजी बिकॉज आई एम वर्किंग इन UAE। वहाँ से इतने टाइम के लिए अपना वहाँ पे उनके साथ अपनी ऑफिस में कह के कि नहीं मुझे ये काम करने जाना है, और मुझे वहाँ से परमिशन मिली, छुट्टी मिली, और मैंने आकर ये 8 और महीने इतनी की लंबी लंबी consultancy- छुट्टियां व्यूअर्स जब इंसान लेके लेता है, आता है ना, तो आपको उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। नहीं, हाँ। नहीं, बिल्कुल। तो बात यह है कि आप अपनी नौकरी को एक तरह होल्ड पे करके, वो भी रिस्क भले पे लोग करके। थे कि जी हमारे ही काम में काम करने जा रही जी। हैं, लेकिन दुबई में या अमेरिका में बैठे हुए, मतलब जो भी काम हो रहा है वहाँ पे, जिधर अस्पताल wherever जी, आप जी, है या जी, एजुकेशनल सिस्टम जी, है, जी। वहाँ पे जब आप छुट्टी लेके आएंगी जी। तो उनको तो कोई फायदा नहीं है ना नहीं, उसका। उनको कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर उनको वहाँ से आप अपना फाइनेंशियल इतना बड़ा वो रिस्क भी लेते हैं अपनी जॉब के पर। लेकिन आई वॉन्ट, मुझे ऐसा लगा इनकी स्पीच से कि ये प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाने लगा है, इस जो उनकी बात से। Okay. ये मुझे लगा, क्योंकि अगर हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी तो इसका मतलब है कम्युनिटी ने भी लेने लगी है, तो कम्युनिटी बदलने लगी है। प्राइवेटली एक बच्चा के पेरेंट्स ऑटिस्टिक हैं, तो वो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को जगह जगह लेकर फिर रहे हैं, तो वहाँ से शिफ्ट होने लगा। मुझे एक स्टेटमेंट लगी कि हम इतना बड़ा स्कूल बनाने लगे। जब आप स्कूल बनाने लगे तो इसका मतलब है पहली बार एक मॉडल बनने लगा है। तो मुझे लगा कि मैंने जितना कुछ सीखा है, और अगर आप उस मॉडल बना स्टेज सकूं। पे ना इन्वॉल्व होती, जी, क्योंकि ऑटिस्टिक या न्यूरोडाइवर्जेंट, मैं न्यूरोडाइवर्जेंट जी, इसलिए जी, कहना आप चाहती हूँ कहिए। क्योंकि कभी कभी ADHD बच्चों के भी अक्सर लोग जी, लाइंस वो हो जी, जाती blur हैं lines। और कभी कभी ये कह दिया जाता है कि बहुत हाई, मतलब मॉडरेट भी, बल्कि नहीं हाई लेवल ऑफ जिनको बच्चों को ADHD होती है, उनको ट्रीटमेंट फिर ऑटिस्टिक बच्चों की तरह ऑलमोस्ट, बिहेवियर थेरेपी वैसी इफ आई एम देने नॉट लगे। मिस्टेकन, Yeah, सॉरी, behavior मैं तो therapy, जो थोड़ा बहुत पढ़ा और सीखा जी, उसी जी, के पेस पे बात जी। कर रही हूँ। और आप जैसे बंदे से बात करते हुए वैसे ही बंदे को थोड़ा डर लगता है ना कि इतने पढ़े लिखे टाइप्स। नहीं, I'm still a learner। सो इनिशियल स्टेज में इन्वॉल्व होना, जी, आपने क्योंकि करिकुलम पे नहीं काम किया, आपने तो पूरी चीज के ऊपर काम किया। जी। तो अब मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि किन किन चीजों पे आपने वर्किंग की है। जी, जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त सिर्फ जून में किया, लास्ट ईयर जून में किया, तो उस वक्त सिर्फ बिल्डिंग ढांचा खड़ा था और फ्लोर्स बन रहे थे। सबसे पहले तो फ्लोर्स चेंज करवाए सारे, सीलिंग्स चेंज करवाना, और जितना ओपन एरिया है, देखें बिल्डिंगें बनाना आसान तरीन काम है दुनिया का। मैंने बड़ी बिल्डिंगें ऑटिज़म की बनते हुए देखी। ऑटिज़म फ्रेंडली बिल्डिंग बनाना, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना बहुत मुश्किल था। और चूँकि जब ये प्लानिंग हुई थी बिल्डिंग की तो मैं उसका हिस्सा नहीं थी, नहीं तो ये मुश्किल ही ना पड़ती। मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स, ये वो वाला एग्जांपल है जो हम हमेशा देते हैं कि जब आप कोई बिल्डिंग या कोई जगह तामीर कर रहे हैं, क्यों नहीं व्हील चेयर की अलाउंस छोड़ते? जी, बाद में जब व्हीलचेयर बनानी पड़ती है तो अजाब होता है। जी, मुझे याद है कि जब मैं घर बना रही थी तो मैंने घर में लिफ्ट लगवाई, तो हर किसी ने मुझे कहा तुम पागल हो गई हो, तुम शोधी हो, तुम ये हो। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मेरे हस्बैंड मेरे से 13 साल बड़े हैं, और वो अपने भाई बहनों में छोटे हैं।
इस वक्त मेरी अम्मी 72-73 की है, मेरी मदर इन लॉ 90 के करीब है। तो मुझे पता था कि एक वक्त आएगा जहाँ पे जब वो कभी घर आया करेंगे तो उनके लिए आगे पीछे मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी। आप फ्यूचरिस्टिक थी ना, ये फ्यूचरिस्टिक होना है। So, और हमने भी और फैसल और मैंने भी अपना फाइनल ये घर बनाया है। यहाँ पे हम we want to end here. So the point is उसको भी सोचते हुए, तो जब आप किसी मतलब चिल्ड्रन हुआ न्यूरो डाइवर्जेंट या किसी भी स्पेशल नीड से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से चीज बनानी है या अपने हिसाब से बना के फिर उनको उसके अंदर ठूसना है? जी, तो वो इस वजह से पहले बिल्डिंग वो देखें, ये जो सिस्टम बिल्डिंग बनाया है मैंने, ये ऑटिस्टिक बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, ये किसी सिस्टम के इर्द गिर्द नहीं घूमता। ये बनाया, मेरे जहन में सिर्फ ये था कि मेरे सामने एक ऑटिस्टिक बच्चा है और उसकी फैमिली है, नहीं, और मैंने उसके मेरा इर्द गिर्द अपना बच्चा अगर खुदा न खास्ता ऑटिस्टिक हो और वो हो मतलब वो उसको मैं स्कूल में डालूं, तो क्योंकि आपने जिस तरह बनाया वो तो लग रहा है कि जैसे आपने अपने ही बच्चे के लिए बनाया है। ऐसे ही बनाया, अपने ही बच्चे के, एक बच्चे को नज़र में इमेजिन करके रख के उसकी फैमिली को इमेजिन करके के साथ ही बनाया अच्छा, हमें जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम इनसे ये जानेंगे कि जिम बनाने की क्या साइंस थी, क्या लॉजिक थी। दीवारें भी रेगुलर स्कूल से डिफरेंट हैं, तो फिर करिकुलम कैसे बनाया, चीज़ें कैसे की और इन चीज़ों को होने की इजाज़त कैसे मिली? क्योंकि बात यह है कि बजट्स जो लोग अक्सर डिसाइड करते हैं उनमें इस लेवल की चीज़ें नहीं आ पाती, बट ये सारी चीज़ें फिर उन्होंने चेंज कैसे की, इवॉल्व कैसे की, और आज जब उसकी ओपनिंग माशाल्लाह फरवरी में हो चुकी है, तो अब कौन कौन से लोग इसमें इनरोल हो सकते हैं और क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, और ऑटिज्म का एक स्पेक्ट्रम है, तो उस पूरे स्पेक्ट्रम को कैसे कवर करे बंदा एक ही स्कूल में? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ डॉक्टर आसमा नाहीद हैं, ब्रिलियंट स्पेशल नीड्स कंसल्टेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिस करती हैं यूएई में एंड इन द यूएस एज वेल। और अब अगर हम कहें कि पाकिस्तान में भी तो ये बात गलत नहीं होगी क्योंकि इन्होंने खड़ा किया है स्पेशली फॉर, ये बात गलत नहीं होगी, स्पेशली आपने ये जो एक काम किया है ऑफकोर्स पाकिस्तान के लिए, बट फॉर स्पेशली फॉर सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जब उन्होंने आपको कहा कि आप मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म टेक ओवर करें, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आपने आके ज़मीन भी चेंज करवाया क्योंकि वो बिल्डिंग थी, वो ढांचा था, फिर जी ज़मीन भी चेंज करवाया, और फिर चूँकि करिकुलम मुझे को बनाना था और मुझे ये पता था कि 200 बच्चे की जगह है स्कूल में, 3 to 18 ईयर्स का हमारा जो है वहाँ पे एडमिशन होगा, तो फिर मुझे स्कूल को ऐसे, और अगर 18 पे भी बच्चे का एडमिशन हो जाए तो 21 तक वो फिर भी स्कूल में रह सकते हैं। 90% स्कूल में ये प्रॉब्लम होती है कि 12-13 साल की उम्र के बाद कहते हैं ले जाओ। जी 12 भी नहीं, यहाँ जो मैंने देखा था, मैं थोड़ी सी बताऊँ कि जब मुझे ये प्रोजेक्ट पता चला कि मैंने ये करना है आके, तो फिर मैं बताए बगैर पाकिस्तान आई, डिपार्टमेंट से मैंने कोई बात नहीं की, मैं खुद पाकिस्तान आई और मैंने आके पूरी रेकी की लाहौर की कि यहाँ पे ऑटिज्म के सेंटर्स कर क्या रहे हैं, कहाँ पे गैप है और मैं क्या वो चीज़ यहाँ लेकर आऊँ जो कि नहीं है। हाय, अगर आप मुझसे पहले मिल गई होती ना तो मैं आपको 3-4 ऐसी जगहों पे लेके जाती, आपने हक्का बक्का रह जाना था कि ये सेंटर है। मैं हुई हक्का बक्का, मतलब बच्चों को चपेड़े पड़ती हैं, ऐसे भी सेंटर्स हैं, ऐसे भी हैं। और ये हक्का बक्का होने का भी एक रीज़न था कि मैंने बहुत मोटिवेशन से और बहुत जिसे कहते हैं डेडिकेशन से काम किया, क्योंकि मुझे नज़र आ गया था कि किसको चेंज करने के लिए ये कहा गया है। और ज़्यादती का लेवल देखें कि माँ बाप ट्रस्ट पे बच्चों को ऐसे स्कूल्स में छोड़ते थे, और क्योंकि ऊपर जो लोग थे वो भी अक्सर अपने शौक या वॉटेवर के लिए या एक मनी मेकिंग के तौर पे बनाया, माँ बाप मजबूर, वो आते थे बच्चों को छोड़ते थे, पता चलता था बच्चों के जिस्म पे नील। इसको आप कैसे मैनेज करेंगी मैम? ये बच्चे नहीं अक्सर बता पाते कि उनके साथ कुछ हुआ है। ये बच्चे कम्युनिकेट ही तो नहीं कर पाते। आप ऐसे सोचें कि आप किसी ऐसे मुल्क में जुगन गई हैं जहाँ पे आपको उस मुल्क की लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, आप वहाँ आप गई हैं, लेकिन वो लोग आप पे ये इल्ज़ाम लगाएं कि ये कम्युनिकेट नहीं करती जुगन हमसे, भी आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो आप पे कोई इल्ज़ाम तो नहीं लग सकता। तो ऐसे ही ऑटिस्टिक बच्चे का हमें उसकी लैंग्वेज नहीं आती तो हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, वो अपना
पेन बता नहीं पाता है आपको, वो बिहेवियर के थ्रू चीज़ें फेंक के, चीख चिल्ला के, तोड़ फोड़ के वो बताने की कोशिश करता है कि मुझे क्या चीज़ तंग कर रही है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मुझे इस वक्त क्या चाहिए। वो कम्युनिकेशन का जो ब्रिज है ना वो मौजूद है ही नहीं। ये आप मेरे व्यूअर्स खून में लिख लें। हाँ, स्किज़ोफ्रेनिक अगर आप हैं, आपको अगर वो वाला एक मसला है, वो फिर मेंटल हेल्थ में आ जाता है, तो उसमें हाँ बैठे बैठे बेतुका कुछ कर दिया, लेकिन उसमें भी उस वक्त उस बंदे के दिमाग में कोई रीजन होता है। जी, लोग अक्सर कहते हैं ऑटिस्टिक बच्चे हैं भी कान पकड़ के चीखे मारना शुरू हो जाते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। खुदा का वास्ता है, वो न्यूरो डाइवर्जेंट हैं। अगर वो बच्चा कान पकड़ के अपने कान को पीट रहा है तो उसको प्रॉब्ली शोर तंग कर रहा है। एग्जैक्टली। कोई एक आवाज ची की कहीं से आ रही है जो आपको नहीं तंग करी उसको कर रही, राइट के रॉन्ग? बिल्कुल, सेंसरी ओवरलोड है उसका, वो अपनी पांचों जो उसके सेंसेस हैं उसमें उसका ज़्यादा ओवरवेल्म है, वो बता नहीं पा रहा है। तो जो पूरी स्कूल है, इसकी जो पूरी इन्वायरमेंट है वो कामिंग और वो एक इकोसिस्टम के तौर पे है कि बच्चा होलिस्टिकली हर चीज़, एजुकेशन नहीं है ओनली। जैसे गूगल वालों ने अपनी जगह बनाई हुई है, जिसमें गूगल का हेड ऑफिस बना हुआ है, लोग उसको देख के कहते हैं वो उनके एम्प्लॉइज के हिसाब से बना हुआ है। एग्जैक्टली, ये उनके हिसाब, ये बिल्डिंग के हिसाब से नहीं बना हुआ, ये करिकुलम के, ये बच्चे की नीड के हिसाब से बना, बच्चा और 3 से 18 साल सबकी नीड के हिसाब से बना हुआ। और व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि उधर जिम भी है, उधर पढ़ाई लिखाई के मामलात है, वोकेशनल ट्रेनिंग के भी सॉरी मैम, मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की थी। हर चीज़ जो आप सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा माइल होता है। वोकेशनल से मुराद क्या कि कुछ करना सीखें। जी, देखिए व्यूअर्स, अल्टीमेटली मैम जो करना चाह रही हैं वो ये है कि ये बच्चे इस लेवल पे पहुंच जाएं जो इतने, जिनके अंदर इतना पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, राइट एज पे आ जाएं, ताकि वो उनको इतना जोगा कर दें कि वो अपना ख्याल खुद रख सके। Exactly. माँ बाप का सबसे बड़ा फियर मैम, तो बच्चा ऑटिस्टिक होता है कि हम मर गए तो क्या होगा? इनका क्या होगा। सो अब ये फाइनली हमें बता दें, हमारे व्यूअर्स को एक जी। कॉल टू एक्शन दे दें जी। जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं या उनके रिश्ता वटेवर, कि आपका स्कूल खुल गया है माशाल्लाह से। कांग्रेचुलेशंस बाय द वे। कांग्रेचुलेशन टू द जी पंजाब गवर्नमेंट और सीएम और सानिया साहिबा और डिपार्टमेंट को। हम तो आके काम और करने ये अपना व्यूअर्स हिस्सा आप डालने फुटेज भी वाले देख रहे हैं व्यूअर्स, और हर बंदा जो यहाँ पे रखा गया है क्वालिफाइड, सर्टिफाइड, फर्दर ट्रेंड बाय मैम। जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी इन मदर्स को कि सबसे पहले ये देखें कि अगर आपके पास डायग्नोसिस आ गया है तो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। कुछ ऐसा नहीं हो गया कि आपका बच्चा वही वाला है, ये बच्चा जो एक दिन पहले डायग्नोस से था। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपने उसकी दुनिया में अब कैसे जाना है, बजाय उसको कि आप उसे घसीट के अपनी दुनिया में लाएं। आप उसकी दुनिया और अपनी दुनिया के दरमियान कैसे ब्रिज कर सकती हैं, उसे क्या सिखा सकती हैं, उसका पोटेंशियल कैसे अनलॉक कर सकती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और साथ अपना स्ट्रेस मैनेज कैसे कर सकती हैं। जब तक एक पेरेंट अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं करेगा, अपने आप को ट्रेन नहीं करेगा, थेरेपीज के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड नहीं करेगा, वही प्रैक्टिस नहीं करेगा जो वहाँ पर सिखाया जा रहा है, टाइमली प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, तब तक आप जो है कहीं ना कहीं स्ट्रक रहेंगे और इस लेबल के साथ खेलते रहेंगे कि ऑटिज्म है। ऑटिज्म लेबल नहीं है, सिर्फ लेबल पे मत जाएं, सिर्फ पोटेंशियल पे जाएं। और वो सिर्फ आपको एक ऐसी इन्वायरमेंट है जो कि होलिस्टिक है, जिसका करिकुलम ऐसा बनाया गया है जिसके अंदर 11,000 गोल हैं। ये ABA और टीच के मेथड को मिक्स करके बनाया गया है। इसमें सिर्फ टेबल टॉप पे काम करना नहीं है, आपको बच्चे को ABC नहीं सिखानी, आपने बच्चे को मैथ सिखा दिया, लेकिन अगर उस बच्चे को मैथ सीख के अपनी ज़िंदगी में कहीं इस्तेमाल करना नहीं आया, अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आया, उसकी वोकेशनल स्किल्स नहीं बढ़ी, 18 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, उसको सड़क क्रॉस करनी नहीं है, उसे ये नहीं पता ये जो 3 सिग्नल के हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ खड़े होना है, किससे बात करनी है, कहाँ अपने आप को सेफ रखना है, बैंक कैसे जाना है, पोस्ट ऑफिस कैसे जाना है, कोई चीज़ ख़रीदनी कैसे है, अपना बेड कैसे बनाना है, तो तब तक इस सारी एकेडमिक जिसे कहते हैं ना ड्रिल जो होती है हमारे यहाँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो व्यूअर्स, लोकेशन मैम कहाँ पे है? ग्रीन टाउन में, ग्रीन टाउन में है, गे गार्डन टाउन। बिल्कुल। और व्यूअर्स, ये बात, आज का प्रोग्राम इस बात पे मैं कंक्लूड करूँगी कि डॉक्टर साहिबा ने तो ये जगह उसी तरह बनाई है जैसे एक माँ अपनी औलाद के लिए अपनी विश लिस्ट को पूरा करते हुए बनाए। और ऑब्वियसली वो उन्होंने इसलिए इस तरह से किया क्योंकि मैम मरियम ने भी उनको इसी तरह से गाइडेंस दी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, कि भाई ऐसे बनाना है
कि मेरी औलाद भी वहाँ पढ़ सके, आपकी औलाद भी पढ़ सके, परचून की दुकान वाले की वो औलाद, और अगर आपके घर में कुछ सफाई करने वाले भी भाई आते हैं और कोई होमलेस बंदा भी है तो वो अपने बच्चे को वहाँ पे पढ़ा सके। सो और अपने योगा कर सके। व्यूअर्स, पूरी दुनिया में, मैम दुबई में रहती हैं, अमेरिका भी इनका, पूरी दुनिया ये घूम चुकी हैं, मैंने भी अल्लाह का शुक्र है कुछ जगहें देखी हैं। पूरी दुनिया में न्यूरो डाइवर्जेंट लोग, सिर्फ बच्चे नहीं, न्यूरो डाइवर्जेंट लोग जो हैं मेन स्ट्रीम जॉब्स कर रहे हैं अपने हिसाब की। कोई बच्चा है वो AI कोडिंग में ब्रिलियंट है, वो ऑटिस्टिक है, वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। क्यों? क्योंकि राइट जगह पे प्लेस हो गया, क्योंकि आपको उसकी ज़बान अब थोड़ी बहुत समझ आ गई और उसको आपकी ज़बान बोलनी समझ आ गई। तो प्लीज़ ऑटिस्टिक बच्चों को, बच्चे जिनके ग्लोबल डेवलपमेंट डिलेज हैं, क्योंकि ये कुछ लगभग ही इंटरकनेक्टेड चीज़ें होती हैं, तो बात ये है कि मेहरबानी से राइट जगह पे लेके जाएं और बहुत सी दुआएं डॉक्टर साहिबा को एंड स्पेशली मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दें, जो कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स कर रही हैं हमारे मुल्क के बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो पंजाब के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक एफ़र्ट है जो इंशाल्लाह अपनी कंप्लीशन की तरफ जल्द पहुंचेगी। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, और स्पेशली डॉक्टर साहिबा को जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। खुदा हाफिज़ व्यूअर्स।